तो आज हम लोग डाउन सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे एंड आई वांटेड टू कीप इट सिंपल कि जैसे हम गुफ्तगू करें, जैसे क्लिनिक्स में जैसे मेरे पास पेशेंट्स आए, उनके पेरेंट्स आए और हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की, इट वुड बी मोर लाइक दैट। अगर कोई सवाल हो आप लिखते जाएं ताकि एट द एंड हम जो है पूछ के वो डिस्कस कर सकें जो चीज़ें मैं प्रेजेंटेशन में कवर नहीं कर पाई। ठीक। सो आई हैव नथिंग टू डिस्क्लोज, यानी कि मुझे कोई इंडोर्समेंट मेरी नहीं है, मैं कुछ कहीं से मुझे स्पॉन्सर नहीं है, इट्स जस्ट माई इंटरेस्ट। थोड़ा सा मेरे बारे में सदफ ने अच्छा खासा थोड़ा सा पॉजिटिव वर्जन दिया है। सो या आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट, मुझे इंटरेस्ट था पीड्स में, पीड्स के बाद लगा कि मुझे बच्चों के दिमागी अमराज में इंटरेस्ट है, मैंने न्यूरोलॉजी की। न्यूरोलॉजी के बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ और करने की ज़रूरत है कि ताकि मुझे पता चल सके बच्चे स्कूल लाइफ में या लॉन्ग टर्म इन बच्चों का होता क्या है। सो दैट इज़ वाई आई चोज डेवलपमेंटल पीड्स। और सो अभी मैं करंटली मैकमास्टर से 2 साल की ट्रेनिंग थी मेरी, तो आई एम डन विद 1.5 years, सो 6 more months टू गो। तो हमारे आज के ऑब्जेक्टिव, यानी कि हम किन किन चीज़ से बात करने की कोशिश करेंगे, वो ये होगी कि हेल्थ, यूजुअली हेल्थ इश्यूज़ क्या होते हैं डाउन सिंड्रोम के साथ। आई थिंक आप ज़्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन रिविजन में कोई हर्ज नहीं है। सही। दूसरा ये कि डेवलपमेंटल प्रोफाइल क्या होता है, यानी कि क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं बच्चे की, किन चीज़ों पे हम मेहनत करेंगे तो उसका बहुत अच्छा आउटकम होगा, लेकिन ओवरऑल ही हमें जो है उनको हेल्प आउट करना है, राइट। फिर बिहेवियर, बिकॉज दैट वाज समथिंग जो मुझे क्लिनिक में काफ़ी क्वेश्चन आया कि बिहेवियर के बारे में, कि इस कि बिहेवियर के इश्यूज हैं, तो हम बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे, बट इट्स वेरी लिमिटेड। बहुत ब्रीफली मैं टच करूंगी इस टॉपिक को। ठीक। दूसरा लास्ट जो है वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, ICF, जो कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन है, जहाँ पे हम एक बच्चे की सेहत के बारे में, एक इंडिविजुअल की सेहत के बारे में ओवरऑल बात करते हैं। सो जब मैं उस स्लाइड पर आऊँगी फिर मज़ीद इसके बारे में बात करेंगे। सबसे ज़्यादा जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो डाउन सिंड्रोम में देखी गई हैं, सबसे ज़्यादा हेयरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड दैट इज़ वाई हम एक वी मेक इट अ पॉइंट कि हम हर बच्चे को हर साल उसका हेयरिंग असेसमेंट हो। हेयरिंग प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? क्योंकि फ्लूइड जमा हो जाता है वो, और हेयरिंग लॉस से डिफरेंट होता है, इसलिए एक दफ़ा चेक करना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि वो फ्लूइड जो है, जब उनको फ्लू हुआ या कोई कोल्ड हुआ या इन्फेक्शन हुआ, वो उनके थ्रोट और उनके जो कान है उसके बीच में जो एक ट्यूब होती है, जो हम सब के होती है, वो स्ट्रक्चरल डिफरेंस की वजह से थोड़ी छोटी होती है। इस वजह से उनके इन्फेक्शन जो है वो जल्दी कान की तरफ असर करता है और फ्लूइड भर जाता है। तो इसलिए हम, और अभी देखेंगे 75% ऑफ चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम में ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा विजन प्रॉब्लम्स 60%, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि हर बच्चा जिसको डाउन सिंड्रोम है उसका विजन असेसमेंट होना चाहिए, और पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट करें, हर आई के डॉक्टर नहीं, वो जो स्पेशलाइज करें बच्चों में, क्योंकि उन बच्चों की विजुअल प्रॉब्लम समझना जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है एडल्ट्स के कंपैरिजन में। और स्पेशली स्कूल जाने से पहले हर बच्चे का एक दफ़ा आई टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा आपको नहीं बता सकता, या जिसको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है वो आपको नहीं बता सकता कि उसको विजुअल डिफ़िकल्टीज़ कैसी हो रही हैं। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी कि चूँकि चेहरे की साख्त थोड़ी सी डिफरेंट होती है, नाक और ये लोअर फेस वाला एरिया, इसकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। रात में स्पेशली बच्चे जो हैं अक्सर पोस्चर चेंज करते हैं, बहुत रेस्टलेस होते हैं, खराटों की आवाज़ें आती हैं, सुबह बच्चे जब उठते हैं फ्रेश नहीं होते, बार बार सोना चाहते हैं, तो ये सारे साइंस हैं स्लीप एपनिया के। इसके लिए भी अपने ENT के डॉक्टर से रुजू करते हैं। अच्छा, इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि वो कान में फ्लूइड जमा हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसके लिए ENT रिव्यू ज़रूरी है। हार्ट डिजीज़ 40 to 50% बच्चों में हार्ट डिजीज़ होते हैं, इसीलिए कार्डियोलॉजी ओपिनियन ज़रूरी है, एको ज़रूरी है। अगर एक दफ़ा एको में आ गया कि भाई नॉर्मल है, कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं है, तो चांसेस बाद में होने के कम हैं। तो यानी कि ये हो गया कि अगर फर्स्ट एको जो है नॉर्मल है, तो लेस लाइकली है कि जो बाद में आप एको कराएंगे वो अब नॉर्मल हो।
इसलिए नहीं कराते। लेकिन अगर पहली दफ़ा अगर अबनॉर्मल है, या तो फिर सर्जरी करते हैं या ट्रीट करते हैं या फिर हर साल फॉलो करते हैं। इसके अलावा जीआई प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ बच्चों को फ़ौरन बर्थ के बाद सामने आ जाती हैं, कुछ बच्चों को जो है लेटर एजेस में सामने आती हैं। बाउल हैबिट्स डिस्टर्ब होते हैं, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है, कुछ बच्चों को डायरिया बहुत ज़्यादा होता है, कुछ बच्चों को वॉमिटिंग होती है रिकरेंट, और जो है बच्चों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही होती इस वजह से भी। थायराइड का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, इसलिए हम हर साल सजेस्ट करते हैं कि थायराइड चेक करें, और ये कभी भी किसी भी उम्र में हो सकता है, और इसलिए हर साल चेक करना ज़रूरी है। और सिम्टम ज़रूरी नहीं है बहुत क्लियर कट हों, तो इसलिए आप अगर आपको क्लिनिकली मिल रहा है, यानी कि आपने लैब टेस्ट कराया और उसमें कोई लैब रिपोर्ट में आ गया, तो आप ट्रीट करें। इसके अलावा ब्लड की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो जो भी बच्चे जो मैं डाउन सिंड्रोम के साथ देख रही हूँ, या जो भी उनके पीडियाट्रिशियंस देख रहे हैं, दिस इज़ अ मैसेज कि वो जो है हर साल उनका जो है ब्लड का टेस्ट कराएं, क्योंकि ना सिर्फ ब्लड में कमी या ज़्यादती होती है, लेकिन खून में तब्दीली के भी चांसेस होते हैं कि जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं वो भी कभी कभार आ जाते हैं, इसलिए हर साल देखना ज़रूरी है। इसी तरह ल्यूकीमिया भी इसी तरह के ब्लड डिसऑर्डर्स में से आता है, लेकिन 1% है। सीलियाक डिजीज़ स्पेशली ये जो है आंतों की गंदम की एलर्जी है, तो ये ज़रूरी नहीं है हमेशा लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट करे। ये बहुत सारी चीज़ों के साथ प्रेजेंट कर सकता है, जैसे कुछ बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही होती, कुछ बच्चों को जो है लर्निंग में प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ बच्चों को स्किन चेंजेस होते हैं। तो सीलियाक डिजीज़ भी एक दफ़ा उसको इवैल्यूएट करवा लेना चाहिए, और ये आम लोगों में डाउन सिंड्रोम के बच्चों एज़ कम्पेयर टू जो आम पॉपुलेशन है, उसमें डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में चांसेस ज़्यादा होते हैं सीलियाक डिजीज़ के। तो फिर ये सारे जस्ट टू रिकैप कि कौन कौन सी चीज़ें करवानी होती हैं, तो आई वुड नॉट इवन गो फॉर ECG बिफोर डिस्चार्ज, लेकिन एको होना चाहिए। ठीक, अगर फीडिंग, चोकिंग और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो आपको सॉलिंग असेसमेंट कराने। अक्सर देखा गया है कि जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम है, तो मैंने कहा ना कि खाने की नाली में प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभार जो खाने की नाली और सांस की नाली होती है वो एक साथ होती है, उनमें गैप नहीं होता, जिसकी वजह से उनको बार बार सीने के इन्फेक्शन हो सकते हैं। लेकिन ये शुरू के दिनों में ही पता चल जाता है, वो बच्चा फीड नहीं ले पाता, बार बार उसका सांस खराब होता है, तो ये चीज़ें डॉक्टर्स पिक कर लेते हैं, लेकिन करानी ज़रूर चाहिए। इसके अलावा बर्थ पे ही जैसे मैंने कहा ना कि आंतों में कहीं ना कहीं ब्लॉक हो सकता है, तो वो पिक हो जाएगा। अगर बच्चा जो है स्टूल पास नहीं कर रहा है, बार बार वॉमिट कर रहा है, तो सिम्टम्स से डॉक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। CBC करवाना चाहिए, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, ये देखने के लिए कि खून की मिकदार या जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं खून में, वो सही मिकदार में है या नहीं है, कम है या ज़्यादा है या अबनॉर्मल है। इसके अलावा थायराइड का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। आम बच्चों में भी 4000 में से एक बच्चा ऐसा होता है जिसका थायराइड फंक्शनिंग नहीं होता। डाउन सिंड्रोम में ये ज़्यादा बच्चों में ऐसा होता है, इसलिए चेक करना ज़रूरी है। जब इन्फेंसी का मतलब ये है कि 1 महीने से लेके 1 साल की उम्र तक क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो आप ये TSH करवाएं, एक 6 मंथ्स पे, एक 12 मंथ्स पे, लेकिन जब बच्चा 1 साल का हो जाए तो उसके बाद लेस फ्रीक्वेंटली कराते हैं। तो आप इसको देख के परेशान ना हो कि अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो 6 मंथली करवाना है, नहीं। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है थायराइड के फंक्शनिंग में, तो वो फिर आपका डॉक्टर वक्फे से करवा के चेक करता रहेगा, और अगर सप्लीमेंट करना है यानी कि दवाई ऊपर से देनी है तो वो भी देगा। अच्छा, अगेन आँखों के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। एक तो आँखों की पुतलियाँ जो होती हैं वो फिक्स नहीं होती, बहुत मूव करती हैं, तो उनका देखने का अंदाज़ जो है वो मुख्तलिफ होता है, उसमें आपको हेल्प चाहिए होती है। क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो अगर पुतलियाँ ठहरती नहीं हैं और बच्चा सही देख नहीं पाता, तो उसके दिमाग में तस्वीर अच्छी नहीं बनती, तो उसकी लॉन्ग टर्म जो विजुअल मेमोरी है यानी कि वो अच्छी नहीं होती। इसके अलावा कैटरेक्ट्स यानी कि मोतिया, जो हम आमतौर पे बड़े लोगों में देखते हैं, लेकिन जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम है उनमें चांसेस होते हैं। और स्क्विंट भी हो सकता है, यानी कि भैंगापन जिसे आम जबान में कहते हैं, या आँखों की जो
मसल्स होती हैं वो अच्छे से मूव नहीं कर रही होती, तो एक तरफ आँख आपको ज़्यादा महसूस होती है और एक तरफ कम महसूस होती है, मूवमेंट अफेक्टेड होती है इन शॉर्ट। हर बच्चे का 6 मंथ्स पे हेयरिंग असेसमेंट होना चाहिए फर्स्ट टाइम, और फिर उसके बाद ईयरली होना चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो हमारी हेयरिंग पे डिपेंड करती है। अगर हम सुनेंगे नहीं तो हम बोलेंगे नहीं, तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमें लग रहा है कि कोई हेयरिंग प्रॉब्लम है तो वो जल्दी आइडेंटिफाई हो जाए, और उसके अगर हेयरिंग एड की ज़रूरत है या किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है वो जल्द से जल्द हो। इसके अलावा बच्चे की नीड्स पे डिपेंड करते हुए फिजिकल, ऑक्यूपेशनल एंड स्पीच थेरेपी। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स बहुत छोटे छोटे बेबीज़ को लेकर आ रहे होते हैं, एंड दैट इज़ एक्चुअली हेल्पफुल। फिर उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड में अगेन एज आई सेड कि हीमोग्लोबिन हर साल कराना है, थायराइड हर साल कराना है। स्लीप एपनिया के सिम्टम्स अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बच्चों की स्लीप स्टडीज़ नहीं है कराची में, कि जो बच्चों की देख सकें, कि बच्चे को सुला के देखें कि कितनी दफ़ा सांस रोकी या ऑक्सीजन कितनी ऊपर नीचे हुई, दिमागी वेव्स कितनी चेंज हुई। ये इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन इस पे काम हो रहा है, जल्द चीज़ें अवेलेबल होगी। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर सिम्टम्स हों कि बच्चा जो है रात में जो है बहुत बेचैन है, एक पोजीशन में नहीं सो पा रहा, बार बार करवट बदल रहा है, बहुत अनकंफर्टेबल है। तीसरा ये खराटे लेना, एक होता है कि फ्लू हो जाए, कोल्ड हो जाए, थोड़ा बहुत बच्चे लेते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली खराटे लेना ये परेशान कुन बात है। और इसके अलावा जब सुबह उठे तो फ्रेश ना हो, उसके और नींद चाहे, और आपको लगे कि जो चीज़ें जैसे थेरेपीज़ हैं या स्कूल में लर्निंग है वो सब अफेक्ट हो रही हो, तो ये रेड फ्लैग्स हैं जिनको आपको सोचना है कि कहीं बच्चे को रात में सोने में सांस में दिक्कत तो नहीं हो रही है। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, तो वो चूँकि होता यह है कि जो टॉन्सिल्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और वो सांस की नाली को ब्लॉक कर देते हैं। तो टॉन्सिल्स निकालने से, स्पेशली जो नाक के एडेनॉइड्स होते हैं उनको निकालने से बच्चे की जो सांस की नाली है वो खुली हो जाती है और सांस आसानी से आ सकती है। सही। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि सीलियाक डिजीज़ के साइंस हो तो फ़ौरन से टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एक ब्लड टेस्ट है वो करवा लें। जब 30 मंथ का बच्चा हो तो आप अर्ली इंटरवेंशन के बाद ट्रांजिशन की बात करें स्कूल में, क्योंकि हर बच्चे को जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिशन करें तो स्कूल का ट्रांजिशन एक बहुत मेजर ट्रांजिशन इन लाइफ होता है। तो चिल्ड्रन विद डाउन सिंड्रोम और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की तरह उनको भी ट्रांजिशन में हेल्प की ज़रूरत होती है। वो ईजी और स्मूथ नहीं होता ट्रांजिशन, तो वो वहीं से आपको दिमाग में होना चाहिए कि ये स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस होगा ताकि बच्चा स्कूल में जाके सेट हो सके। इसके अलावा अगर जो है कार्डियक डिजीज़ेज़ है, यानी कि हार्ट का मसला है, या बार बार सीना ख़राब होता है, या बार बार इवन बहुत फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होते हैं, बार बार फ्लू रहता है, कोल्ड रहता है, तो एक तो न्यूमोकोकल वैक्सीन है 23 वाली, और फ्लू वैक्सीन, आई थिंक आई हैव नॉट मेंशन्ड इट, तो फ्लू वैक्सीन करवानी है, क्योंकि आम बच्चों के लिहाज से हमारे बच्चे जिनको डाउन सिंड्रोम होता है उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उस पर अगर दिल के और फेफड़ों के मसाइल और हों तो मुश्किल हो जाएगी उनका उसमें से ठीक होकर निकलना। तो इसलिए वैक्सीनेशन एक बहुत अच्छा प्रिवेंशन का तरीका है जिससे आप उनको बचा सकते हैं। अच्छा, तो ये जो है एक आर्टिकल में से मैंने लिया है कि एक कंप्लीट टाइम टेबल होना चाहिए पेरेंट्स के पास बर्थ से लेके स्पेशली अर्ली इयर्स ऑफ लाइफ, लेकिन यहाँ पे तो एज 21 लिखा है, लेकिन एटलीस्ट अर्ली इयर्स ऑफ लाइफ में तो मंथली या ईयरली के हिसाब से स्केड्यूल होना चाहिए कि चीज़ें किस हिसाब से करनी, क्योंकि बहुत सारे आज़ा मुतासर होते हैं, हमें सबका चेकअप करना है तो कोई चीज़ मिस ना होने पाए। इसके अलावा स्टेप बाय स्टेप एंड इंडिविजुअलाइज पेशेंट नीड, हो सकता है आपके बच्चे की नीड्स इनके बच्चे से डिफरेंट हो, हम हर एक चीज़ जो है वो आप दोनों पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी लेकिन कुछ चीज़ें हर बच्चे के लिहाज से डिफरेंट होगी, तो हर डॉक्टर को उसको उसके हिसाब से टेलर करना चाहिए, नॉट ओनली डॉक्टर बल्कि जो उनके थेरेपिस्ट हैं, जो हर एक बच्चे के लिए सेम स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती। ठीक है। फिर ये ग्रोथ चार्ट्स हैं, तो आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये पिक्चर लगाई है कि जो
टिपिकल बच्चे होते हैं उनका ग्रोथ चार्ट हमारे डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के ग्रोथ चार्ट से डिफरेंट होता है, उनकी हाइट और वेट की एक्सपेक्टेशन भी डिफरेंट होती है। सो ये एक्सपेक्ट करना कि इसकी हम उम्र पीयर्स जो हैं वो तो इतना लंबा है, इसकी नहीं हो रही, तो उनका बिल्कुल डिफरेंट बॉडी प्रोपोर्शंस हैं, तो वो उनके हिसाब से उनके ग्रोथ चार्ट्स अवेलेबल हैं। और आप अपने फिजिशियन को या आपके जो भी इसके केयर में इन्वॉल्व हो डॉक्टर, उनको आप कहें कि हमें डाउन सिंड्रोम वाला ग्रोथ चार्ट चाहिए, वरना ये हमेशा लोअर डाउन आएंगे, आप कहेंगे तो बहुत वीक है और छोटा है। फिर माइलस्टोन्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सो फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ लाइफ, यानी कि पहले 3 महीने। स्माइलिंग 2 मंथ, अच्छा सब कुछ बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हर बच्चा एग्जैक्टली फॉलो नहीं करता। ये करना कि भाई डॉक्टर सिद्रा ने ये प्रेजेंट किया था, हमारा बच्चा तो 2 महीने पीछे चल रहा है, कोई बिग डील नहीं है। हर बच्चे में थोड़ी वेरिएशन होती है, हर बच्चे की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है। हो सकता है आपका बच्चा देर से चला हो लेकिन बोले पहले, हो सकता है आपके बच्चे की स्किल सेट डिफरेंट हो अपने पीयर से। सो इवन डाउन सिंड्रोम में भी स्किल सेट डिफरेंट होता है। सो ये एक्सपेक्ट करना कि इनका बच्चा ये कर रहा है और मेरा बच्चा नहीं कर रहा, सो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, हेड कंट्रोल एंड टर्निंग 6 to 8 मंथ्स में आता है ऑन एन एवरेज, ठीक। रीचिंग आउट एंड ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि आगे बढ़ के चीज़ों को पकड़ लेना, ये आता है 7 मंथ्स पे। और सिट अलोन 12 मंथ्स पे, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपने ये खुद से लेट के बैठ जाए, स्पॉन्टेनियसली सिट अप करे। अच्छा, एंड रिस्पॉन्सेज टू साउंड वेरिएबल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा रोल इस बात का होता है कि आपकी हियरिंग कैसी है और आपको फ्रीक्वेंट ईयर इन्फेक्शंस तो नहीं हो रहे। फिर 13 मंथ्स टू 2 years में क्रीपिंग आती है 14 मंथ्स। आई वुड गिव इट अ रेंज टू 18 मंथ्स। सो आप 4 to 5 मंथ्स की रेंज कम और ज़्यादा में रखें, ठीक। क्रॉलिंग 18 मंथ्स, 1.5 साल। क्रूजिंग यानी कि चीज़ों को पकड़ पकड़ के खड़े होना और चलना 23 महीने में आता है, यानी कि 2 साल के आसपास आता है। फिर फैमिली नेम्स भी आ जाते हैं कि फैमिली नेम्स को रिकग्नाइज करना, बोलना ज़रूरी नहीं है लेकिन ये पता होना कि ये मेरे फैमिली मेम्बर का नेम है तो उस पर रिस्पॉन्ड कर सकता है वो। या सेमी सॉलिड फूड च्यू करना, लेकिन वो भी हर एक बच्चे का डिफरेंट होगा क्योंकि किसी की मसल्स या की टोन जो है वो दूसरे से डिफरेंट होगी, सही। ब्लो बबल्स करना, अच्छा अब हर कोई प्रैक्टिस तो नहीं कराता बबल्स ब्लो करने की, लेकिन होता यह कि जब बच्चा बैबलिंग की एज पे आता है और मोनोसिलेबल यानी कि बाबा मामा और दादा कर रहा होता है तो बहुत ज़्यादा थूक प्रोड्यूस करता है, उसके भी बबल्स बनते हैं। सो दैट इज़ एक्चुअली व्हाट दे मीन। ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो किसी खिलौने से बबल खुलाए। अच्छा, इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ 20 to 60 वर्ड्स, बोलना ज़रूरी नहीं है लेकिन बहुत सारी इंस्ट्रक्शन समझ जाता है, तो 20 से 60 इन्होंने वर्ड्स कहे हैं, चाहे वो अपना नाम को रिस्पॉन्ड करना हो, आप लोगों को जो फैमिली मेम्बर्स के नाम हो उनको समझना हो, घर के इर्द गिर्द की चीज़ें समझना हो। कुछ बच्चे बॉडी पार्ट समझ लेते हैं, सो इट वेरीज कि आपने कितना एक्सपोज किया है, ठीक है। फिर 25 मंथ्स टू 36 मंथ, दैट मीन्स 2 साल से 3 साल के दरमियान क्या होगा। सो जेस्चर्स, जितनी मेरी एक्सपोजर रहा है और जितनी मैंने स्टडी की उसमें ये देखा गया कि जो बच्चे जिनको डाउन सिंड्रोम है उनका जेस्चर्स बहुत अच्छे होते हैं, एटलीस्ट वो अपने पीयर्स के आसपास वाले जेस्चर्स बना रहे होते हैं, मतलब दे आर वेरी गुड एट प्रोड्यूसिंग जेस्चर्स। बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा होता है, बहुत सारी चीज़ें वो साइन करके बता लेते हैं, तो इस स्ट्रेंथ को कैश करें, इसको ही कम्युनिकेशन के लिए यूज करें जब तक कि उनकी वर्बल लैंग्वेज नहीं आती। रोजमर्रा की जो वोकैबुलरी है वो बढ़ती चली जाएगी, आपको एग्जैक्टली काउंट करने की जरूरत नहीं लेकिन अंदाजा हो जाता है कि माहौल की कितनी चीजें, घर में कितनी चीजों को ये जानने लगा है और कितनी कमांड्स फॉलो करने लगा है। फिर 20 to 80 इंटेलिजिबल वर्ड्स। अच्छा, अब ये इंटेलिजिबिलिटी जो है वो वेरी करती है, हो सकता है पेरेंट्स समझें और जो जो उस बच्चे को नहीं जानते वो ना समझें, लेकिन कंसिस्टेंट आवाज़ हो जो कि आप एक पर्टिकुलर नीड से एसोसिएट कर सकें, ठीक। फिर इंडिपेंडेंट वॉकिंग 28 मंथ्स पे आती है। आई हैव सीन पेशेंट जो उससे बहुत पहले कर रहे हैं, आई हैव सीन चिल्ड्रन जो उसकी बात कर रहे हैं, बट देयर इज स्टिल अ रेंज। इसके अलावा बिल्ड्स अ टावर ऑफ 2 cubes by 2 years।
अनफॉर्चुनेटली ये हमारे कल्चर में चूंकि क्यूब्स का टावर बनाने का जो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा 2 क्यूब्स के टावर बनाए, वो कोई और खेल कर सकता है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में दिस इज़ लाइक हर माइलस्टोन के हिसाब से टॉयज़ होते हैं, तो उसके हिसाब से एक्सपोज करते, तो ये निकला है। ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा ऐसा करे, वो कोई और खेल खेल सकता है जिसको आप अपने उसके पीयर से कंपेयर कर सकें। ड्रिंक्स विद कप अनअसिस्टेड 32 मंथ्स, सही, एंड कॉपीज अ सर्कल एट 3 years। अगेन ये एक्सपोजर की बात है, अगर एक बच्चा एक्सपोज नहीं हुआ तो उससे एक्सपेक्ट करना कि वो अचानक से एक दिन डॉक्टर की क्लिनिक में बैठ के सर्कल बनाएगा, सो दिस इज लाइक दिस शुड नॉट बी हैपनिंग, ठीक है। हमें जब तक कि वो इनफ एक्सपोजर हो, इनफ एक्सपीरियंस हो, देन वी शुड एक्सपेक्ट दिस हैपनिंग। फिर 3 years to 5 years, यूज ऑफ स्पून, I've had पेशेंट्स जो कि उससे बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं। फंक्शनल यूज़ इनिशियली नहीं होता, इनिशियली वो एज अ टॉय यूज़ करते हैं, मुंह में नहीं जाता, वो यूं जाता है और वो घूम जाता है, बट दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। वो जो है वो पहले यूं जाएगा, पलटेगा, फिर ग्रेजुअली करते, और बेस्ट पार्ट ये है कि वो इमिटेट करके आपको सीखेगा। सो लेट हिम मेक द मैस, सही है। अगर वो जो है आपके साथ बैठा हुआ है, उसके आगे बोल होना चाहिए, वो चमचा उठाए, मेस करे, वो नीचे गिर सकता है, बहुत चांसेस हैं, लेकिन कभी ना कभी वो उधर जाएगा, और वो जितनी दफ़ा जाएगा, आप जितनी दफ़ा उसको रिवॉर्ड करेंगे उसके उसके इस एक्ट पे, वो उसकी आदत उतनी पुख्ता होती जाएगी। कैरीज बाउल कंट्रोल यानी कि पॉटी का बताना 4.5 years, ये एवरेज है, लेकिन ये चीज़ वेरी कर सकती है। अच्छा, आई हैड पेरेंट जो ये कहते हैं कि बच्चे का ब्लैडर कंट्रोल पहले आ गया, यानी कि वो यूरिन का पहले बताने लगा एज कम्पेयर टू स्टूल। उन बच्चों में आपको ये सोचना चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। जिस बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी, बिकॉज इट बिकम्स अ पेनफुल एक्सपीरियंस, वो बच्चा अवॉइड करेगा एंड इट वुड बी वेरी हार्ड टू टॉयलेट ट्रेन हिम। सो अगर कॉन्स्टिपेशन के कोई साइंस एंड सिम्टम्स हैं तो कॉन्स्टिपेशन पहले मैनेज करें, फिर टॉयलेट ट्रेनिंग पे फोकस करें। कैरीज आफ्टर 2-stage कमांड, यानी कि आपने अपने बच्चे से कहा कि लेट्स अपना जूता ले आओ, या उसके साथ लाइट खोल दो, तो 2 काम आपने एक साथ किए। या आपने कहा अच्छा अपने कमरे में जाओ और जो है ये चीज़ ले आओ, तो वो 2 step कमांड्स हो गए। लेकिन हम लोग चूंकि बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं तो हम उनको एक्सपोज ही नहीं करते, तो ये चीज़ अब हमें एक्सपोज करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि कुछ पेरेंट्स कहते हैं हाँ हाँ हम अपने सामने कमांड्स देते हैं और वो फॉलो कर लेता है, बट दैट डज नॉट मीन 2 step। वो सिंगल स्टेप है कि आपने कहा ये ले आओ, ये ले आओ, ये कर दो, ये नहीं करो, तो ये सिंगल स्टेप है। आप उसको मौका देंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितना करा और कितना नहीं करा। और इसको हेल्प करने के लिए कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं है, तो आप उसको रिपीट करके, उसको सिंपल सेंटेंस में करके, तीसरा के विजुअल क्यूज के साथ और जेस्चर्स के साथ सपोर्ट कर सकते हैं। स्पीच, सो अराउंड 150 इंटेलिजिबल वर्ड्स 40 मंथ्स में, नॉट नेसेसरी, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ये। क्यों? क्योंकि एज आई सेड बच्चों में रेंजेस हैं, और कुछ बच्चे करते हैं, कुछ बच्चे नहीं करते। फिर उसके अलावा उसके ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी आपके बच्चे की ओवरऑल हेल्थ कंडीशन पर है। अगर उसको और हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि उसको कार्डियक प्रॉब्लम है, वो बहुत फ्रीक्वेंटली वो बीमार हो रहा है, हॉस्पिटलाइज हो रहा है, सो उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो ये सारी चीज़ें करेगा, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो उसकी सारी एनर्जी रिकवरी में लग रही होगी। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपका बच्चा वो माइलस्टोन उस एज में क्यों नहीं कर रहा और क्या क्या फैक्टर्स हैं, सही। फिर 250 to 400 वर्ड्स समझना, ठीक, यानी कि आप इतने चीज़ें अगर उसको इन्वायरमेंट में लेबल कर रही हैं तो उसको पता है कि वो चीज़ें कौन सी हैं, सही। दूसरा, जिस तरह से आप सिखा सकते हैं अपने बच्चों को, आप खुद लेबल करें। कैसे? कि आपने जैसे इन्वायरमेंट में चीज़ देखी, आपने उससे पूछा, बट उसको स्पॉट पे ना डालेंगे, भाई बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं, उससे क्या तुम ये बताओ ये क्या है, वो नहीं करेगा, एंड वी शुड नॉट डू इट विद हिम और हर, बिकॉज वो उसकी जो है आप सेल्फ एस्टीम को अफेक्ट कर रहे हैं। तो रादर आप उसको ये खुद लेबल कर दें। लेबल का मतलब ये है कि आप ये बता दें कि ये कैबिनेट है, ये पर्स है, ये शू है, और फिर आप उससे जो है रिपीट करते रहें ताकि वो उसकी मेमोरी में फिक्स हो जाए। फिर 90 to 150 इंटेलिजिबल वर्ड्स एंड 10 to 15 साइंस।
मैंने आई थिंक इससे पहले साइंस देखी हैं, जिन बच्चों को मैंने अभी तक फॉलो किया है उनकी साइंस की वोकैबुलरी जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वोकल लाइक वर्बल वोकैबुलरी से। कलर्स नेम कर सकते हैं, 3 ऑब्जेक्ट्स काउंट कर सकते हैं। सो एक तो कॉन्सेप्ट है कि 1 2 3 कह देना या आपको रिपीट कर देना। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को नंबर्स आते हैं, उसने वो रोड मेमोरी से लर्न कर लिया है कि भाई ये 1 2 3 है, जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। बट ये मालूम करना कि ये 3 चीजें हैं, उस पर काउंट कर सके 1 2 3, ये काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है ना। एक तो खाली सेपरेट है नंबर्स आना, और फिर जो है काउंटिंग का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है कि उसको फंक्शनली यूज करना उन नंबर्स को। अच्छा, फिर क्या क्या वजूहात हो सकती हैं जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम है उनमें जो है मोटर स्किल्स को ना अचीव करने की। सबसे पहले तो लो मोटर टोन। तो मोटर टोन कम होती है तो ऑब्वियसली उनको अपने आप को सपोर्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू अस। दूसरा कॉग्निटिव स्किल्स, जैसे कि आम लोगों में जो है कॉग्निटिव स्किल्स यानी कि अंडरस्टैंडिंग या इंटेलिजेंस वेरी करती है, उसी तरह डाउन सिंड्रोम में भी वेरी करती है। नॉट एवरी चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम हैज़ द सेम IQ एज द अदर चिल्ड्रन चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम, तो वो चेंज होगा। तो वो उसकी लर्निंग की कैपेसिटी या उसकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि वो कितना जो है वो अपनी स्किल्स अचीव कर पा रहा है और या कर पाएगा। तो वो हर बच्चे के लिए डिफरेंट है। फिर ओरोमोटर स्किल्स, बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि ये जो है हम जब स्पून इसके मुंह में डालते हैं ये बाहर निकाल देता है, या ये च्यू नहीं कर पाता, या ये सॉलो नहीं कर पाता। सो ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, ठीक है। आप हम लोग के लिए क्योंकि ये नेचुरल है और ईजी है कि हमने बाइट लिया, बाइट के बाद हमने च्यू किया, हमारी जबान ने, हमारी चीक मसल्स ने, हमारे तालू ने उसको हेल्प किया और हमने फिर जो फूड है उसको अंदर निवाला अंदर ले लिया। दिस डज नॉट कम इजीली टू किड्स विद डाउन सिंड्रोम। उनके लिए बहुत आसान काम नहीं है, ये प्रॉपर मोटर प्लानिंग है, तो उनको ये अमल सीखने में ज़्यादा टाइम और हेल्प चाहिए होती है। तो इसीलिए जो हमारे स्पीच के कॉलीग्स हैं या हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपी के कॉलीग्स हैं वो इसमें हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा लेक्सिटी ऑफ जॉइंट्स, यानी कि आप देखेंगे कि उनके जॉइंट जो होते हैं बड़े लूज होते हैं। अक्सर वो W शेप सिटिंग या ऐसे पोस्चर में बैठे होते हैं और हम सोचते हैं कि हम तो कभी नहीं कर सकते ये, एंड दे आर एबल टू डू इट। बट हमें वो अवॉइड करना होता है, क्योंकि अगर वो लॉन्ग टर्म इसी तरह ही पोस्चर में रहे तो वो फिर उनके जो कि लूज लिगामेंट्स हैं, जॉइंट्स हैं, तो उन पे काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा हैंड फॉर्मेशन, तो ये मेरी कुछ आई थिंक पेरेंट्स से बात हुई थी कि हैंड का स्ट्रक्चर इन दैट डिफरेंट नहीं होता कि भाई 5 उंगलियां, वही पाम, वही क्रीजेस होती हैं, लेकिन उसकी डेक्सटेरिटी का मतलब है कि हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो डिफरेंट होती है हमसे। उनके लिए डिफिकल्ट होता है वो पिंसर ग्रिप जो है, उनके लिए डिफिकल्ट होता है पेंसिल की तरह से होल्ड करना जिसे ट्राइपॉड ग्रिप कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको वो स्ट्रगल करते हैं और इनके लिए उनको सपोर्ट चाहिए होती है। रेड फ्लैग्स कौन सी चीजें हैं जब आपको दिखें तो आपको परेशान होना है? सबसे पहले नो अफेक्शन टू केयर गिवर्स, यानी कि जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं, यानी कि उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स, या अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स या आंट्स एंड अंकल्स, उनसे वो अफेक्शन शो करे कि नहीं। किसी को भी अगर स्पीच डिले भी हो वो भी अफेक्शन शो करेगा। आप लोग खुद अगर आपके बच्चे हैं वो आपको जो है फिजिकली हाथों से कभी हग कर लेंगे, कभी प्यार कर लेंगे, आपको पुल करेंगे। कभी हिटिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लव, दैट इज देयर एक्सप्रेशन ऑफ लव, दे वांट योर अटेंशन, दे आर पुलिंग यू, पुलिंग अटेंशन नहीं दे रहा तो उन्होंने हिट कर दिया। सो जस्ट अंडरस्टैंडिंग, सो दैट इज एन एक्सप्रेशन। सही। दूसरा ये कि अपने इर्द गिर्द के साउंड्स को रिस्पॉन्ड ना करना, ऐसा लगना कि इन्वायरमेंट से बिल्कुल ही बेगाना है। सो ये परेशान कौन है? इसमें 2 वजूहत हो सकती है, हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है एंड देन ऑटिज्म। तो डाउन सिंड्रोम, जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम है उनमें ऑटिज्म भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, एंड देन आपके डॉक्टर्स और आपके थेरेपिस्ट होते हैं जो इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अपने नाम को रिस्पॉन्ड ना करना, अगेन ये दोनों हियरिंग इम्पेयरमेंट में भी हो सकता है, जिसको सुनने में दिक्कत है उसको भी प्रॉब्लम होगा। दूसरा जिसको ऑटिज्म है, जिसको सोशलाइजेशन में डिफिकल्टी है, तो वो भी अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। डज नॉट सीम टू रिकग्नाइज फेमिलियर पीपल, यानी कि उसको अपने पेरेंट्स और अपने केयर गिवर्स और दूसरे में फ़र्क नहीं पता।
यानी कि उसको या तो वो बहुत ही इनहिबिटेड है, यानी कि अपने फैमिली मेम्बर से भी बहुत उसके साथ साथ नहीं रहता, या उनसे उनके पास कंफर्ट के लिए नहीं आता, या जो दूसरे हैं जो अनजान लोग हैं उनके पास भी चला जाता है बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के कि भाई ये मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें भी दो चीज़ें हैं, या तो बच्चे का सेंस ऑफ डेंजर नहीं है क्योंकि उसको ये नहीं पता कि ये बंदा मेरे लिए डेंजरस हो सकता है, या उसको जो है फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि उसकी सोशल स्किल्स इतनी नहीं है कि वो फ़र्क कर सके कि ये मेरा जो है करीबी है, या ये मेरा केयर गिवर है, या मेरा प्रोटेक्टर है, और ये बिल्कुल अनजान आदमी है। सो बहुत सारे पेशेंट्स जब मेरे पास आते हैं क्लिनिक में एंड दे डू नॉट इंटरेक्ट विथ मी, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम मिले होते हैं, आई एम लाइक बहुत अच्छी बात है, मैं उसके लिए स्ट्रेंजर हूँ, दिस चाइल्ड शुड नॉट बी इंटरेक्टिंग विथ मी। और ये जो स्ट्रेंजर डेंजर का होना बहुत अच्छी अलामत है, लेकिन एक्सेसिव ना हो। सही है। अच्छा, डज नॉट लुक वेर यू पॉइंट, जहाँ पे आप पॉइंट करें वहाँ उसकी गेज उसको फॉलो ना करे, या वो आपको जो है खुद पॉइंट करके चीज़ नहीं बता सके, चले बोल नहीं सकता कोई बात नहीं, लेकिन उसको अपनी नीड्स एक्सप्रेस करने का तरीका वो बच्चा खुद ही एक्सप्लोर करके हासिल कर लेता है। कुछ बच्चे पॉइंट करते हैं, कुछ आपको पकड़ के ले जाएंगे, कुछ जो है वो चीज़ आपके पास ले आएंगे, लेकिन कोई ना कोई तरीका होना चाहिए है कम्युनिकेट करने का अपनी नीड्स के। भूख लगी है, जो बेसिक नीड्स हैं वो बताने आने चाहिए। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लूजेज द स्किल्स ही वंस हैड। अगर कोई बच्चा कोई चीज़ें पहले कर रहा था, कोई लैंग्वेज में या मोटर स्किल्स में कोई उसने माइलस्टोन अचीव कर लिया और अब उससे वो पीछे चला गया, तो परेशान होना चाहिए, फिर आप अपने डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें। कभी कभार ऐसा होता है कि जब बच्चे नए नए वर्ड सीख रहे होते हैं तो उन्होंने आज एक लफ्ज़ बोला, वो लफ्ज़ दोबारा नहीं बोला, उससे परेशान नहीं होना। लेकिन एक चीज़ अगर वो कंसिस्टेंटली बोल रहा था महीनों से और अचानक से उसने बोलना छोड़ दिया और उसकी लैंग्वेज में कमी आई, तो परेशान होना चाहिए। फिर प्री एडोलेसेंट एंड टीन ईयर्स, यानी कि आप ये सोच रहे हैं कि 8-10 से लेके जो टीन ईयर्स है उसमें, तो दे आर लाइक टिपिकल टीन्स, मतलब उनके भी मूड स्विंग्स होंगे, उनके भी टेंट्रम्स होंगे, उनको भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत मेजर ट्रांजिशन है। प्यूबर्टी बड़ा ही डिफ़िकल्ट स्टेज है हर किसी के लिए, तो वो टीनेजर्स विद डाउन सिंड्रोम के लिए भी है, तो उनको से ये एक्सपेक्ट करना कि वो बहुत ही नाइस एंड स्वीट रहेंगे इसके बारे में, क्योंकि आपके बॉडी प्रोपोर्शंस चेंज हो रहे होते हैं, आपके हार्मोन्स किक इन, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ। तो फिर आपका जो है टीनेज यानी कि 10, 11, 12, 13, 14 और वो जो जवानी के साल है उनमें डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। सो जस्ट ट्राई टू take them as teenager, not just with Down syndrome but as a teenager, and all they need is support. उनको समझें, कभी कभार वो बच्चे जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनके इस दौरान बिहेवियर्स और वर्स होते हैं, हमें उनका एडवोकेट बनना है, हमें उनको रिप्रेजेंट करना है और हमें उनको भी सपोर्ट देनी है एट द सेम टाइम। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो ये बताता है कि एज अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन मेरा क्या रोल है, या किसी का भी क्या रोल है। जो पीडियाट्रिशियन, ज़रूरी नहीं एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन देखे, अच्छा है कि देखे, लेकिन हमारे पास इनफ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है नहीं कि वो सबकी नीड्स को केटर कर सके। तो अगर कोई भी पीडियाट्रिशियन है जिसको इंटरेस्ट है डाउन सिंड्रोम में, ही कैन बी दैट पर्सन। वो somebody I've learned with had said कि जो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन होता है वो ओवरली क्वालिफाइड सोशल वर्कर होता है। तो दैट इज़ हाउ आई रिलेट, क्योंकि हम आपके स्कूल को मैनेज करना, आपकी सर्विसेज कैसे चल रही हैं, घर पे क्या हो रहा है, दवाएं कैसी चल रही हैं, बच्चा सो कैसे रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्यों क्यों पूछते हैं ये सारी चीज़ें? क्योंकि ये सारी डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करती हैं। हम डेवलपमेंट को आइसोलेशन में नहीं देख सकते कि ये बच्चा ये चीज़ें नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्या इसकी नींद नहीं पूरी हो रही, क्या इसको न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा, क्या घर पे और बाहर इसको इश्यूज हो रहे हैं, कोई इसको बुली कर रहा है, इसको बच्चे तंग कर रहे हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं। सो ये आइडेंटिफाई करना आपके पीडियाट्रिशियन का काम है। इट कुड बी अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, लेकिन ये कोई आम पीडियाट्रिशियन जिसको डाउन सिंड्रोम में इंटरेस्ट है वो भी हो सकता है। फिर उसके इर्द गिर्द ये सारे लोग हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम उस बच्चे को हो। जैसे जेनेटिसिस्ट हैं आपको ये सपोर्ट करने के लिए कि भाई कौन सा टाइप का जेनेटिक प्रॉब्लम था जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम हुआ, वो मैं आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, लेकिन आई थिंक जब आप सब
के बच्चों को डायग्नोसिस हुआ होगा तो कैरियोटाइपिंग हुई होगी। दूसरा ENT, वेरी इंपॉर्टेंट, ENT ऑफ्थेल्मो, बल्कि सभी ज़रूरी हैं, लेकिन और एंडो, अगर किसी को थायराइड का मसला है तो एंडो, किसी को प्यूबर्टी का मसला है तो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, यानी कि जो कि गुदूद पे काम करते हैं, यानी कि जो देखते हैं कि बच्चों के सारे गुदूद वाले आज़ा जैसे थायराइड है या जो है जैसे एड्रीनल्स हैं, यानी कि वो जो आपके वेट को, हाइट को, स्लीप को, नींद को मैनेज करते हैं, वो कभी कभार हार्मोन से भी होता है, तो ये सब के लिए भी स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं। देन आपके हमारे कॉलीग जो कि फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं और स्पीच पैथोलॉजिस्ट होते हैं, इन तीनों के मुख्तलिफ काम होते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आपकी ओवरऑल मूवमेंट पे काम करते हैं, आपका चलना कैसा है, आप कैसे मूव करते हैं, बट एट द सेम टाइम आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपकी फाइन मोटर स्किल्स, यानी कि आपके जो हाथों का या उसका बारीक काम है उस पे काम करते हैं, जैसे राइटिंग है, यूज ऑफ यूटेंसिल्स हैं, आप खाते कैसे, बॉटल कैसे पकड़ते हैं, कप कैसे पकड़ते हैं, ये सारा आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प करते हैं। तीसरा स्पीच पैथोलॉजिस्ट, जो कि ना सिर्फ आपकी लैंग्वेज पे काम करते हैं, जो कि वर्बल लैंग्वेज है, एट द सेम टाइम वो साइन लैंग्वेज पे भी काम कर सकते हैं या कोई और मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सो ये देखना कि बच्चे पे अगर इनफ साइंस नहीं है, वो अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर सकता या इनफ वर्ड्स नहीं आए, तो देयर आर अदर स्ट्रैटेजीज भी मौजूद हैं कि जिनको आप यूज करके उसको कम्युनिकेशन में हेल्प कर सकते हैं। एंड देन कार्डियोलॉजिस्ट, डिपेंडिंग ऑन के अगर कार्डियक कोई लीजन है, कोई हार्ट में प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर में। फिर बिहेवियर, ये मैंने स्लाइड इसलिए ऐड की क्योंकि मैंने अपनी क्लिनिक में जो मोस्ट कॉमन इशू जो मैंने देखा वो था बिहेवियर। बिहेवियर एक रिस्पॉन्स है बच्चे का, आई वुड से। ये रिस्पॉन्स बहुत सारी वजूहात से हो सकता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि बच्चे के अंदरूनी फैक्टर्स, बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है, वो आपको नहीं बता सकता, उसको दर्द हो रहा है, ही कैन नॉट एक्सप्रेस, उसकी नींद नहीं पूरी हुई, ही कैन नॉट टेल यू, उसको जो भी उसके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, प्यूबर्टी है, सो ऑल ऑफ देम कैन कॉज बिहेवियरल चेंजेस। ठीक, फिर साइकोलॉजिकल कॉजेज, दैट मीन्स कि आपके जहनी इश्यूज क्या क्या हैं, जैसे किसी बच्चे को स्ट्रेस है, स्कूल नया प्रोग्राम में जाना एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है उसके लिए, एक नया ट्रांजिशन है उसकी ज़िंदगी में, हो सकता है उसका बिहेवियर वर्स हो। यहाँ पे थेरेपी में आना, इनिशियली वो थेरेपिस्ट के साथ उसकी रेपोर बिल्डिंग ना हो, क्योंकि वो जो है वो स्ट्रेस्ड है कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ, एक नया बंदा मेरे साथ खड़ा हुआ है और ये मुझे क्या सिखा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो व्हाट इज शी ट्राइंग टू डू विथ मी। ठीक, देन जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम है उनमें बिहेवियरल चैलेंजेस के साथ ऑटिज्म या ADHD यानी कि हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, वो हो सकता है। सही, तो उन सब चीज़ों के लिए आपके थेरेपिस्ट आइडेंटिफाई करेंगे, उनको लग रहा है कि कुछ रिस्क फैक्टर है, फिर वो आपके पीडियाट्रिशियन को रेफर करेंगे, एंड देन हमारे पास हेल्प होती है साइकोलॉजिस्ट की, बिहेवियर थेरेपिस्ट की और साइकाइट्रिस्ट की भी, डिपेंडिंग ऑन कि बच्चे को क्या ज़रूरत है। अगर थेरेपी से काम चल रहा है देन वी हैव थेरेपिस्ट। मेडिकेशंस को हम अवॉइड करते हैं छोटे बच्चों में, लेकिन अगर जो है अगर मेडिकेशन की ज़रूरत है तो वो भी दी जा सकती है। देन इन्वायरमेंटल कॉजेज, एक बच्चे की इन्वायरमेंट क्या होते हैं, उसके पेरेंट्स, उसके केयर गिवर्स, उसके थेरेपिस्ट, उसके डॉक्टर्स, उसके टीचर्स, बहुत सारी चीज़ें। हो सकता है गर्मी बहुत है, आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, जो कि आजकल है। हो सकता है उसको जो है जो उसके कोई क्लास में कोई नया बच्चा आया जिससे वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा, कोई नई टीचर आई है जिससे वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा, थेरेपिस्ट के साथ वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा, तो ये उसकी इन्वायरमेंट है। या उसको जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है और हम जो हैं उसको चलने में दिक्कत है या उसको कोई प्रॉब्लम है और हम जो है उसको वो सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते, दैट विल कॉज फ्रस्ट्रेशन हैं। अगर हम लो हैं, अगर हम डिप्रेस्ड हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बच्चा जो है वो हमारे वाइब्स या हमें देख के वो नहीं समझ पाता। हो सकता है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन उसके एक्सप्रेशन का तरीका वो कन्वेंशनल नहीं होगा कि वो आपसे कहे मामा आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, लेकिन हो सकता है वो अपने बिहेवियर से एक्सप्रेस करे। सो इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको लग रहा है कि आपका बच्चे के जो है नेगेटिव बिहेवियर्स हैं, तो आप इवैल्यूएट करें कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या आप में चेंज आया है, क्या उसकी लाइफ में कोई चेंज आया है, कोई एक्सपेक्टेशन उसके लिए बढ़ गई है, जैसे स्कूल में अचानक से अब उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है या थेरेपिस्ट उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है,
तो भी बिहेवियरल चेंज हो सकते हैं। फिर ICF, सो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, ये WHO ने इंट्रोड्यूस किया था 2001 में। उससे पहले कहते थे कि भाई डिसेबिलिटी है, अच्छा भाई कोई भी डिसेबिलिटी, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट डाउन सिंड्रोम, ये किसी भी हेल्थ कंडीशन के बारे में है। तो कहा जाता था कि चलो भाई डिसेबिलिटी, उसको आप अकेले में ट्रीट करो, मैनेज करो। लेकिन फिर विद टाइम वेस्ट में ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई कि कोई भी हेल्थ कंडीशन आइसोलेशन में कुछ भी नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें उस पर एक्ट कर रही होती हैं, जिसके बाद उसका पूरी पिक्चर सामने आती है। जैसे कि लेट्स से अगर कोई बच्चा नहीं बोल रहा, ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि चलो बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसकी हियरिंग इंटैक्ट है, उसकी अंडरस्टैंडिंग इंटैक्ट है, या उसको बोलने में जो है उसकी मसल की जो टंग की मूवमेंट है वो एडिक्वेट है, तो ये स्पीच का प्रॉब्लम हो गया। देन उसके साथ साथ उसकी जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, क्या उसको घर पे इनफ एक्सपोजर मिल रहा है, लोग उससे बातें कर रहे हैं, क्या उसके लिए घर में चीज़ें हैं जिनके बारे में वो बात कर सके, क्या घर पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है कि देयर इज़ नोबडी टू टॉक टू हिम। सिमिलरली एट स्कूल, क्या लाइक आई वुड शेयर एन एक्सपीरियंस ऑफ अ पेशेंट दैट आई सॉ। सो वो था 6 साल का बच्चा who did not have डाउन सिंड्रोम, इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टी थी। हम उससे पूछ रहे हैं कि क्या कहते हैं, लाइक उसकी लैंग्वेज और वोकैबुलरी के बारे में पेरेंट्स से बात हो रही है। फिर हम अचानक से उसके स्कूल के बारे में आते हैं, एंड देन आई आस्क हिम, अच्छा तो फिर तुम स्कूल में जो है किससे बात करते हो, डू यू हैव अ फ्रेंड? तो कह रहे नो आई डोंट, बिकॉज देयर इज नोबडी टू टॉक टू मी। And why? क्योंकि there was no child who was actually speaking. So he was going to a special needs class, but he was the only one who could speak in that class. So ये वाला combination अच्छा नहीं है. So that is why we always suggest कि जिन बच्चों को कोई भी developmental need हो, disorder हो, they should be integrated with their typical peers. ये जो है खाली उस बच्चे के लिए नहीं है जिसको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी कि उस बच्चे के लिए नहीं जिसको डाउन सिंड्रोम है, ये उस बच्चे के लिए भी हेल्पफुल है जिसको डाउन सिंड्रोम नहीं है। वो ये समझे कि उसे लॉन्ग टर्म में कैसे मैनेज करना है। मतलब इफ आई हैव टू स्पीक अबाउट माय एक्सपीरियंस एज अ चाइल्ड, आई डोंट रिकॉल हैविंग पीपल अराउंड मी जिनको डाउन सिंड्रोम था, बट येस आई हैड पीपल हु हैड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिनको IQ प्रॉब्लम था। तो जिसकी वजह से मुझे लॉन्ग टर्म में ये इंटरेस्ट हुआ कि भाई मैं मालूम करूं कि इन अपने ऐसे रिश्तेदारों की या ऐसे दोस्तों की मदद कैसे करनी है। सो दिस इज़ वाई आई इंकरेज कि हम, क्योंकि आप लोग सब हमसे कनेक्टेड इस तरह से कि डाउन सिंड्रोम है, लेकिन आपके जो और बच्चे हैं जिनको डाउन सिंड्रोम नहीं है, दे कुड बी एडवोकेट्स फॉर योर चिल्ड्रन एज वेल एज उनमें वो एक्सेप्टेंस होगी और बच्चों के लिए जिनकी स्पेशल नीड्स हैं। तो और फिर एट द एंड आपको ये देखना कि एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन कैसी हो रही है, आपके बच्चे की ज़िंदगी में फ़न है कि नहीं है। मतलब वो सारा थेरेपी कर रहा है, वो सारा जो है स्कूल जा रहा है, बट ही डज नॉट हैव फन इन हिज लाइफ, तो उसकी ज़िंदगी की जो क्वालिटी है वो कुछ भी नहीं है। सो जब हम एक बच्चे के बारे में सोचें तो हम ये सारे फैक्टर्स के बारे में सोचें। तो किसी और डॉक्टर ने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पेरेंट्स के लिए इन्होंने इसको इस तरह से डिवाइड किया। सो हेल्थ कंडीशन है, फिटनेस है, फंक्शन है, फ्रेंडशिप है, फैमिली फैक्टर्स हैं और फन है, और इसके नीचे एक लंबी सी लाइन तो फ्यूचर की जो मैं पेस्ट नहीं कर सकी। सो जब आपको अपने बच्चे को देखना है तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। क्या आपके बच्चे के फ्रेंड्स हैं? नहीं है तो आपको लगेगा कि इसके फ्रेंड्स क्यों नहीं है, आप इन्वेस्टिगेट करें कि क्यों नहीं है, फिर आप उसको फैसिलिटेट करें कि उसके पास ये सारी चीज़ें हों। और ये सारी चीज़ें एंड में फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट करती हैं कि वो किस तरह से सोसाइटी में अपना रोल अदा करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये इस पे वो करते हैं, काम करते हैं। फैमिली फैक्टर्स, आप फन लविंग नहीं है, आप बोरिंग हैं, आप स्ट्रेस्ड हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट योर चाइल्ड टू बी एनी डिफरेंट। अगर आप में ये सारी चीज़ें खूबियाँ हैं तो आपके बच्चे में भी होंगी। फिटनेस, हमें लगता है कि जिन बच्चों की डेवलपमेंटल नीड्स हैं वो क्या कहते हैं, अगर वो बेड बाउंड हैं तो भी हमें उनकी फिटनेस पे तवज्जो देनी, अगर वो बैठ सकते हैं तो भी हमें उनकी फिटनेस पे काम करना है, वो चल सकते हैं तो हम भी करना है, भाग सकते हैं तो भी करना है। सो देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ कि मेरा बच्चा तो हिल नहीं सकता, नो, आपको फिटनेस पे काम करना है। और ये सारी एट द एंड ऑफ द डे उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगी, क्योंकि हो सकता है वो शायद आपको एक्सप्रेस ना कर सके, लेकिन ये हमें अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से समझना है कि ये इश्यूज हो सकते हैं।
ये लास्ट स्लाइड थी और ये बहुत इंटरेस्टिंग थी। ये मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी जो ऑटिज्म पे थी और उसमें ये चल रही थी, तो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड टू रीड ऑन इट। तो मुझे गूगल पे पिक्चर मिल गई। तो ये है क्या कि जब आप बच्चा कंसीव करते हैं, आप ये सोचते हैं कि आपने उसके हिसाब से ज़िंदगी प्लान की होती है। इट्स लाइक वेलकम टू हॉलैंड। तो आप जाना चाह रहे थे स्पेन, आपने स्पेन की टिकट करा लिए, आपने स्पेन के हिसाब से कपड़े खरीद लिए, आपका पूरा माइंड सेट है कि आप स्पेन जाएंगे, और फिर अचानक से आप हॉलैंड पहुंच जाते हैं। दिस इज वॉट हैपन्स व्हेन यू हैव अ चाइल्ड विद डिफरेंट नीड्स, राइट? आपको लगता है कि ये क्या हुआ है मेरे साथ, मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं तो इसके लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं थी, वाई मी? एंड देन विद टाइम यू रियलाइज कि हॉलैंड भी तो खूबसूरत जगह है, वहाँ पे भी तो ट्यूलिप्स होते हैं। तो क्या हुआ कि मुझे स्पेन की जो है वो, वेनिस की जो है वो चीज़ें नहीं मिली, तो क्या हुआ वो वेदर वो वाला नहीं है जो मैं चाहती थी, लेकिन हॉलैंड भी तो ब्यूटीफुल है। So I thought कि I should share this with you and so that you can take this home. It's a very positive thing and आप Google कर सकते हैं, Welcome to Holland by Emily Pearl Kingsley. So it's entire ये poem है या prose है जो भी, but it's a very positive feeling. तो आप ये मत सोचें कि ये खाली आपके साथ हुआ है, and I think KDSP has done a great job कि bringing you all together, कि आपको ये पता है कि आप जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, आपकी एक कम्युनिटी बन गई है, और शायद आप इस कम्युनिटी से ज़्यादा कनेक्ट करेंगे एज कम्पेयर टू वो कम्युनिटी जो आपके टिपिकल पीयर्स वाली होगी, है ना? सो दैट इज़ वाई आई जस्ट वांटेड यू टू फील कि यू आर इन हॉलैंड, सो डोंट वरी अबाउट इट। या राइट, सो आई एम डन आई थिंक विद माई प्रेजेंटेशन। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी के कोई सवालात हैं, कोई चीज़ जो मैंने मिस की हो? एजुकेशन के हवाले से जैसे आपने बताया ना कि स्ट्रेस ज्यादा एकदम से होने लगता है, जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाने लगते हैं वो हम भी रेस में लगे होते हैं, बिल्कुल चला गया तो हम भी थोड़ा या 2 क्लास से लगा, बिल्कुल। तो उस सूरत में क्या करें? गिव अप कर दें? नहीं, गिव अप नहीं करना। अब ये वाली चीज़ें हमारी एजुकेशन में थोड़ी मॉडिफिकेशन आनी पड़ेगी। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, लाइक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन का बड़ा रोल है तो हर जगह, लेकिन वो बेचारा स्कूल नहीं जा सकता। आई वुड लव टू कम एंड डू दैट इन फ्यूचर, लेकिन ये समझाना कि उनकी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट रखें। आप ये ना करें कि उसको अपनी पीयर से हटा के दूसरी क्लास में डाल दें या जूनियर क्लास में डाल दें। बच्चे सब नोट करते हैं और सब महसूस करते हैं। आपको ये करना है कि उसकी एक्सपेक्टेशन चेंज कर दें। आप वो चीज़ें आइडेंटिफाई करें जो उसके आप टारगेट्स रखें, जो डिफरेंट हो, जो उसको फंक्शनल बनाएं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में काम नहीं आती। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, जो मैंने अलजेब्रा पढ़ी, उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ ज़िंदगी में, बट मैंने पढ़ी। तो ऐसी चीज़ों को एलिमिनेट कर दें जो काम की नहीं है, ठीक है? या स्कूल्स के लिए ये सजेशन है कि अगर जो है थ्योरम्स है वो हटाएं थे। मैथ्स तो मेरा बुरा था, दैट्स आई एम थिंकिंग अबाउट इट, बट अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। कि फिजिक्स बहुत हाई फाई कॉम्प्लिकेटेड, उसकी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें उसको यूज़, सो देखें, अगर कोई माइल्डली इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है विद डाउन सिंड्रोम, उसके लिए एलिमेंट्री की एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट सेम होती है एज टिपिकल पीएस। एलिमेंट्री का मतलब है 8-9 ग्रेड तक, हमारे तो मैट्रिक भी हो सकता है। लेकिन जो है हमें जिस चीज़ पे टारगेट करना है कि क्या आपका बच्चा एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल होगा, उसके लिए आपकी ये सारी चीज़ें काम नहीं आएंगी। क्या काम आएगा? मनी मैटर्स काम आएंगे। क्या काम आएगा कि उसके पास कोई स्किल है जिसको वो इन्हांस कर सके, चाहे वो फिजिकल स्किल हो। क्या काम आएगा कि अगर, so I have had patients in Canada जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं, जो कि अब मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि कोई स्किल है जिसको आप इन्हांस करें। ज़रूरी नहीं है कोई हर बच्चा जो है वो वीविंग करे, या हर बच्चा एम्ब्रॉयडरी करे, या हर, हो सकता है वो कुछ और करना चाहे, कोई एक्ट करना चाहे, कोई सिंग करना चाहे। रिसेंटली आई सॉ समबडी हु इज एन आर्टिस्ट, ठीक है? तो आपको जो है वो स्किल सेट जो आप अपने बच्चे का आइडेंटिफाई करें, आपको लगेगा कि आप खुद, पेरेंट्स एंड फैमिली ही आइडेंटिफाई कर सकती है, और टीचर्स, और आपको ही आपके बच्चे का एडवोकेट बनना है कि आप टीचर्स को बताएंगे मेरा बच्चा इसमें अच्छा है, आप इस पे काम करें। आपको उसकी वीकनेस पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, करें, हेल्प करें, सपोर्ट करें, लेकिन दैट शुड नॉट बी अ कॉज टू स्टॉप हिम या टू लिमिट हिज, लाइक कि आप उसकी जो है, आप उसका क्लास जो है प्रमोशन रोक दें कि भाई उसने ये एक्सपेक्टेशन जो थी वो नहीं फुलफिल की, तो आप रोक दें। दिस इज समथिंग दैट, दिस इज अ डायलॉग दैट शुड हैपन कि भाई हम टीचर से बात करें, हम एजुकेशन सिस्टम में ये अवेयरनेस फैलाएं कि हमें जो है उनकी
स्ट्रेंथ्स पे काम करना है, जो भी आपके बच्चे की स्ट्रेंथ हो। लैंग्वेज हो सकता है वो राइटर बन जाए, हो सकता है वो कोई पोएट बन जाए, हो सकता है वो होटल में कोई क्या कहते हैं कोई कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, या एनीथिंग। मतलब यू डोंट हैव टू कि आपका टिपिकल वो कॉलेज जाके जो है क्या कहते हैं टिपिकल जो है हाँ वो ऑफिस वर्क में भी करे, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि ना करे, लेकिन हो सकता है कि ना करे, हो सकता है कोई कुछ और करे, आप उस स्किल पे काम करें, बट ही एट द एंड ऑफ द डे आपका बच्चा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एंड KDSP में या जो भी आपके सपोर्ट सिस्टम, आपकी अपनी फैमिलीज, दे कैन हेल्प यू नेविगेट दैट, है ना। लेकिन आई नो इसमें टाइम लगेगा स्कूलों को समझने में कि आपके बच्चे को जो है वही चीज़ें नहीं पढ़ानी जो उसके सारे कॉलीग्स पढ़ रहे हैं, उसके लिए उनको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए उनको टीचर्स अगर नहीं कर पाएंगे तो वही है कि उन्हें भी प्रमोट नहीं किया जाएगा, और ये चीज उन्हें पता होती है कि वो पीछे रह वो गए, डिमोट हो गए, उनके दोस्त दूसरी क्लास में चले गए। तो इस चीज में बड़ा तो मुश्किल ये स्कूलों को समझाना सबसे मुश्किल काम है ना, लेकिन ये कि कुछ अच्छे स्कूल बिल्कुल जो कि बच्चे को उनको पता है IQ लेवल क्या है, दे डोंट कहते हैं ये नहीं क्या था आगे जाएंगे, बच्चे अपने क्लास फेलोज के साथ साथ ही प्रमोट बिल्कुल जैसे कि मेरी बेटी है। लेकिन हाँ जैसे लैला कह रही है बिल्कुल सही है, स्कूलों को समझाना एक बहुत मुश्किल काम है। एवरी ईयर एकेडमिक ईयर जब स्टार्ट होता है schooling of Down syndrome, and even not only with Down syndrome, my other child he is a typical child, but he is also facing a lot of problems, and school is not considering at all. And even so many schools I have changed, and they always try to blame the parents, and they just they expect कि हम ही करेंगे, parents should. क्योंकि हमारा अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है, स्कूलिंग का प्राइवेट सिस्टम है, एंड समहाउ दे आर वो अपनी एक सिंगल बॉडी हो गई है। नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड देम, बिल्कुल सही बात है। मेरा अपना बच्चा ग्रेड 6 में है, बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है, आर्ट बहुत अच्छी है, सब कुछ, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है लिटरेचर, सही है, उसके 60s में मार्क्स आए, आई एम ओके एंड द टीचर इज आल्सो ओके। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बिल्कुल सब चीजों में सही है तो कोई बात नहीं, हर बच्चे में एक वीकनेस होते हैं, हर उसकी एक स्ट्रेंथ होती है। बिल्कुल। अगर आपको पता है, हाँ देयर आर फ्यू स्कूल्स जो इस चीज पे, वो बहुत छोटा था, मतलब ही वाज इन ग्रेड 1, तो उसकी टीचर ने कहा था ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, और वो चीजें जो उसकी टीचर ने उस वक्त बोली थी मुझे अभी तक दिख रही हैं। तो इस तरह के parents actually also need to change their perspective बिल्कुल। of what they are expecting of their child. Yes. Because sometimes the children following the rat race because we are forcing them to follow that. बिल्कुल। कहते देखो grade doesn't matter. Yes. If you fail, you are my child. Yes. Because the every child is but we are so stressed क्योंकि हमें इतना प्रेशर होता है सोसाइटी का, स्कूल्स की तरफ से, you can't imagine कि how we have डालने के बाद हम भी एक चीज फरामोश कर देते हैं कि बच्चे के साथ कोई इशू है, वो हम उसे टिपिकल डेवलप बच्चे की तरह लेके भागना चाहते हैं, और ये पॉसिबल नहीं होता। we have to then we attend the PTM, उसमें हमें इतनी चीजें फेस करना पड़ेंगे, लाइक हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमसे कोई जुर्म हो गया है, कुछ ऐसा बैग हमारी तरफ से इस तरह से हमें मतलब we have to answer it in front of them. The example that I give to my parents जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है, इट्स लाइक कि आप मतलब एक बच्चे की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बियॉन्ड आप अगर उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इट्स लाइक आई आस्क ऑल ऑफ यू टू गो टू फ्रांस एंड डू अ जॉब देयर, करके दिखा दें आप, सही है। तो फिर जब आप नहीं कर सकते तो आप उस बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो है करे। बट दिस इज अ चेंज इन माइंडसेट जो ग्रेजुअली आएगा। अभी एक आध स्कूल में, पहले तो आई डोंट थिंक एक डेकेड पहले मैंने एक आध स्कूल भी सुना, लेकिन अब स्कूल्स आ रहे हैं और इंशाल्लाह फिर वो हर स्ट्रैटा में, हर क्लास में इस तरह के स्कूल्स होंगे जो भाई जो अफोर्डेबल होंगे हर क्लास के लिए इंशाल्लाह। लेकिन ये ज़रूरी है कि KDSP और आप जैसे पेरेंट्स जो एडवोकेट करेंगे, और शायद फिर कोई ना कोई टीचर हो जो इंटरेस्टेड हो जाए स्पेशल एड में, जो कि इंटरेस्टेड हो जाए कि स्पेशली डाउन सिंड्रोम या कोई भी बच्चा जिसकी डेवलपमेंटल नीड ज़्यादा हैं उनके लिए। आई थिंक दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग, है ना। और फिर हमें वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड द सोसाइटी जहाँ पे एडेप्टेशंस होंगी, यानी कि चेंजेस होंगे टू एक्सेप्ट our children or our individuals who have more needs. And I think like this crowd, there are people here, I'm here, ऐसे बहुत सारे, और
ये तो बहुत छोटा सा, हम लोग एक छोटी सी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना. तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं हु वुड वांट दैट, एंड आप लोग उनके लिए वो एडवोकेट, आप उनके लिए वो सफ़ीर हो सकते हैं, एंड आप उनके जो है राइट्स वो करें, डिस्कस. बोलिए. स्कूलों का एक सेटअप होता है ना, तो जहाँ पे और बच्चे भी आ रहे होते हैं टिपिकली डेवलप, बिल्कुल नेचुरली उन बच्चों की कितनी अच्छी मूविंग हो रही होती है, वो इतना अच्छा एडजस्ट कर रहे होते हैं आपके बच्चों के साथ, बिल्कुल. डिफरेंटली एबल्ड, दे आर सो कंपैशनेट एंड दे आर Yes. सो लविंग. और जब ऑब्वियसली वो बड़े होंगे, एडल्ट्स बनेंगे, तो उनका जो बिल्कुल. दिल होगा दूसरे बच्चों के मुकाबले में वो बहुत एम्पैथी बहुत ज़्यादा होगी. क्योंकि आई कैन सी कि वो मतलब मेरी बेटी का जिस तरह ख्याल रखते हैं, उनको पता है कि इतना कम्युनिकेट नहीं कर सकती, उसकी डिलेड है, उसकी बर्थडे या फ्रेंड, दे कम्युनिकेट, That's very they nice. take care of her. तो दैट इज अ गुड थिंग कि जो पेरेंट्स उन बच्चों को भेज रहे हैं, ऑब्वियसली वो भी बहुत अच्छे बच्चों की ब्रॉट अप कर रही है, बिल्कुल. नो डाउट. बच्चों को लव करते हैं, केयर करते हैं. नो डाउट. आप कह रही थी मैम. How do I prepare, like my son is 10 years old, हम्म. how do I prepare myself moving up, जब ये phase आएगा तो मैं इसको कैसे, like I have, मेरा बड़ा बेटा वो already teenage में है, उसके साथ already I'm facing difficulties, even he's Typical thing. तब मुझे ये लगता है कि जब दोनों तकरीबन एक ही phase में गुजर रहे हैं, तो how do I manage to do that? So what you do, you start preparing in advance. आप उसको लाइक पिक्चर्स, सोशल स्टोरीज आती हैं प्यूबर्टी के बारे में, यूट्यूब होता है. हम लोग थोड़ा सा कल्चरली जो है इस बारे में रिस्ट्रिक्टेड है, हम बहुत सारी बातें अपने बच्चों से करना नहीं चाहते, लेकिन आई थिंक फॉर किड्स जिनकी स्पेशल नीड्स है, वी हैव टू मूव बियॉन्ड. शायद आपको अपने टिपिकल टीनेजर को बहुत सारी बातें नहीं बतानी पड़ी होंगी, ही अंडरस्टूड नेचुरली. What I'm saying, but अब मुझे क्या लगता है कि दोनों भाई में जो अच्छी एक bonding चल रही है ना, because he is entering into of Krishna बड़ा, दोनों भाइयों की भी जो एक डिफरेंसेस आ रहे हैं. I feel like दोनों एक phase में होंगे तो this is going to be like इट कैन गो बोथ वेज. कभी कभार ये भी होगा कि जब जब दूसरा वाला भाई टीनेज में आएगा तो जो बड़ा वाला होगा वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, उसकी वो टीनेज में काफ़ी सालों से रह चुका होगा, ही वुड बी कंफर्टेबल इन गाइडिंग द यंगर वन. पहली बात. दूसरी बात, या राइट, दूसरा ये होगा कि वो अपने अभी जब when kids are growing up, I was telling one of the parents कि वो भी बच्चे हैं, जो सिबलिंग्स हैं, जो टिपिकल सिबलिंग्स हैं ना, वो भी बच्चे हैं. उनके लिए एक्सेप्ट करना अ ब्रदर गेटिंग ऑल द अटेंशन, ऑल द लव, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. ठीक है, तो फिर आपका जब क्या कहते हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा होगा, जब वो टीनेज में आएगा तो ही वुड बी लाइक अ मेंटोर, क्योंकि आप उसको इतनी चीज़ें नहीं बता सकेंगे जितना उसका बड़ा भाई बता सकेगा. तो आई एम थिंकिंग वो बॉन्ड थोड़ा पॉजिटिव चला जाएगा. नेगेटिव अगर हम एक्सपेक्ट करें तो आप पहले से ही आप अपने बड़े वाले को भी प्रिपेयर करना शुरू करें कि भाई की प्यूबर्टी आएगी. आपको पता है आपके साथ प्यूबर्टी में क्या हुआ था कि आपके क्या कहते हैं मूड स्विंग ज़्यादा हो गए थे, थोड़ा सा लो मूड, थोड़ा सा सोशल आइसोलेशन, बड़ों से थोड़ा सा क्या कहते हैं डिसएग्री ज़्यादा करने लगते हैं. तो ये आपके भाई के साथ भी होगा. आपके भाई का बिहेवियर जो है थोड़ा सा ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा, यानी कि उसको थोड़ा गुस्सा ज़्यादा आएगा, चीज़ें वो ज़्यादा, उनका रिस्पॉन्स आपको लगेगा ज़्यादा अग्रेसिव होगा. लेकिन व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि हमें उनको सपोर्ट करनी है इस जर्नी में. एंड देन जब आपके भाई को, आपके बड़े वाले बेटे को पता चलेगा कि उसको ये आप एक वो दे रही हैं, अथॉरिटी दे रही हैं कि वो अपने भाई को उस हिस्से में मेंटोर करे, ही इज गोइंग टू फील प्रिविलेज्ड एंड ही इज गोइंग टू डू अ बेटर जॉब. हम उस बच्चे को बाकी बच्चों की तरह ही लेके चल रहे हैं और हम उसकी थेरेपीज भी इसलिए कराते हैं कि माइलस्टोन डिले ना हो, हम उसको बाकी बच्चों के साथ वो अपने हर मेन स्ट्रीम पे आ जाए, वो हर चीज अपनी टाइम पे अचीव करे. तो फिर अगर मतलब मैं थोड़ी सी इस मामले में कोई बात नहीं, होती हूँ कि उसको क्या ये बताना बहुत जरूरी है कि यू आर डिफरेंट. और मतलब जब हमने कोई डिफरेंस नहीं रखा, जहाँ हम जिस तरह हमने बाकी बच्चों को टेबल पे बैठ के बुलाया है या जहाँ हमने बाकी बच्चों को डांटा है वहाँ हमने उसको भी डांटा है, तो फिर क्या ये जो एक लाइन है बीच में ये ड्रॉ करनी जरूरी है? और ये, हाँ आप बताइए. हाँ आप बिल्कुल शेयर कीजिए. तो देखिए ये चीज बतानी जरूरी नहीं है. एक तो वो जो बच्चा है एक बड़ी जनरल मिसाल है. आप काले को काला कहेंगे ना तो उसे लाजमी बुरा लगेगा. जब मैं किसी बच्चे को बताऊंगी ना कि बेटा तुम्हें ये कमी है, तो वो कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा. मुझे कैसे बताएं, तो वो हम इस चीज को मेरी कमी है, मैं हैप्पी इस चीज को ले लूं, उसे बताना जरूरी नहीं है. और सेकेंडली कमी बाजारी इनमें कुछ भी नहीं होती. ये उसी तरीके से खाते पीते हैं, चलते फिरते. मुझे जो सिर्फ एक लगी लैक लगती ना, थोड़ी
वैरायटी है बिल्कुल। चाहा को They पढ़ना are more पढ़ smarter than this normal और चीजों में तो स्मार्टर देना होता है। हाँ, सिबलिंग्स को बताना जरूरी होता है क्योंकि सिबलिंग्स से उनकी ग्रूमिंग में हिस्सेदार हमारा बनना होता है, क्योंकि उन्हें देखिए फिर वही आपकी बात, वो भी बच्चे हैं जो अदर सिबलिंग्स उनको वो ये समटाइम्स महसूस करते हैं कि इसकी अटेंशन ज्यादा है, इसकी लर्निंग ज्यादा है, तो उन्हें बताना इसलिए जरूरी होता है बेटा उसकी नीड ज्यादा है और ये चीज आपने भी करनी है, सिर्फ मम्मा के लिए इम्पोर्टेंस नहीं, आपके लिए भी इम्पोर्टेंस है। तो सिबलिंग्स को हाँ बताना जरूरी है, बच्चे को बताना जरूरी नहीं है, वो एडजस्ट कर लेगा, बल्कि उससे अपने अंदर कोई कमी नहीं फील होगी तो वो ज्यादा अच्छा ग्रूम करेगा, ना कि उसे शुरू से ये बताते जाए कि बेटा तुम्हें कमी है, तो वो तो वहीं डिमोरलाइज होकर कहेगा कि हाँ कमी है, वो इसी चीज को लेकर बैठा रहेगा। और अगर छोटे बच्चे को आप बता भी रही है तो उसको नहीं पता डाउन नहीं मतलब वो इनका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, लेकिन बिल्कुल आई वुड डिफर फ्रॉम ऑल ऑफ यू स्लाइटली। मतलब हाँ, बच्चे के अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। आप एक नॉन वर्बल जिस बच्चे को बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है उसको आप डाउन सिंड्रोम का पूरा लेक्चर देके यू आर नॉट एडिंग एनीथिंग। हाँ मतलब मेरी जब बच्ची हुई तो मेरा बेटा उसके बाद 8 साल का मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। मुझे मेरे बड़ों ने बोला कि आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप वो इन बच्चों के साथ खेल, लेकिन बच्चों के साथ बड़ी होगी। जब वो इस स्टेज को पहुंचे आप बहन भाई, तो जब वो इस चीज को अंडरस्टैंड, अब तो मेरा बेटा स्पेशल नीड्स को समझता है, उसको ही इज नॉट 12, उसको पता है कि स्पेशल नीड्स के बच्चे क्या होते हैं, क्योंकि उसके स्कूल में इंक्लूसिव स्कूल में वो पढ़ा है, तो उसको उसकी क्लास में बच्चे हैं, अब वो इस चीज को समझने लगा है, ठीक है। अब अगर शायद मैं उसे बताऊं तो वो समझ नहीं रहा है, ठीक है। बहन भाइयों की तो बात अलग हो गई, लेकिन जो दूसरे बच्चा बच्चों के लिए जो डाउन है, ठीक है, उसको जब ये बाहर से पता चलेगा, मतलब एक टाइम तो आएगा ना कि उसकी क्लास में कोई बच्चा ऐसा होगा जो कहेगा बिल्कुल। करेगा, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा नुकसानदेह होता है उस बच्चे के लिए। सो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड और जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे ये साबित हुआ है कि आप एक जब आप उसको बता रहे हैं कि भाई अच्छा ठीक है तुम भी डाउन सिंड्रोम है, तो डाउन सिंड्रोम में आप उसको पूरा ये नहीं बताएंगे कि तुम्हारी ये वीकनेस है, ये है, ये है। यू डोंट हैव टू गो इनटू स्पेसिफिक्स, बट ये एज एन इंडिविजुअल उसका राइट है कि उसे पता हो कि उसको डाउन सिंड्रोम है। तो बिल्कुल बिल्कुल इस तरह था, इस तरह हुआ, ये चीजें बिल्कुल। ठीक है। तो हाइड करना इज नॉट नाइस, इट्स नॉट द वे। Yes. She has told me many times, Mama, I'm Down syndrome, and I don't know who has told her because I think she has gone to a lot of Down syndrome programs and. फिर उसने अंडरस्टैंड किया कि मैं यहाँ पे क्यों जा रही हूँ। Yes. So around her environment that she knows that she has Down syndrome, but she doesn't know there is a drawback or what's wrong with being Down syndrome, but she knows. Yeah. और जब आपको So there is nothing wrong with it. बिल्कुल। आपने खुद ही अगर आप खुद उस चीज को हाइड करते रहेंगे लोगों से, तो आप कैसे उस बच्चे को आगे बढ़ा सकते? That's what my message is कि advocacy तो acceptance आपके अंदर से आएगी जब आप खुद strong होंगे। Yes, my child has Down syndrome. Yeah. मैंने अपने हस्बैंड से यही डिस्कस किया कि जिन जो डाउन सिंड्रोम या जो भी स्पेशल चाइल्ड के बच्चों को मैंने आगे निकलते हुए देखा, सिर्फ उसमें मैंने ये चीज नोट की कि पेरेंट्स वर वेरी स्ट्रांग, उसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रांग थे, वो किसी से घबराए नहीं, वो परेशान नहीं है, उन्होंने कहीं कोई चीज छुपाई नहीं कि हाँ यूं है यूं नहीं है। बच्चे अपने इंटरव्यू में बोलते हैं या लाइक जैसे किसी को सेरेब्रल पॉल्सी है, जैसे किसी को माय एक्सपीरियंस विद ऑटिज्म टू अ पेरेंट, एंड मेरे साथ वो 10 ईयर एक्सट्रीमली स्किल्ड बच्चा बैठा हुआ, एंड वी आस्क्ड द मदर कि हमें इसको बताना चाहिए कि नहीं, कि या हम नेक्स्ट विजिट में बताएं। सो शी सेड नो नो, आई हैव प्रिपेयर्ड हिम फॉर इट, एंड देन वी टोल्ड हिम दैट यू हैव ऑटिज्म, एंड ऑटिज्म में ये डिफिकल्टीज होती हैं, बट देन वी आर देयर टू सपोर्ट यू। मेरा कहने का मतलब ये नहीं हाइड करने का नहीं, देखिए कुछ चीजें टिपिकल डेवलप बच्चों में भी, और जब हम स्पेशल नीड के बच्चों की बात करते हैं हाइड ना करें, लेकिन बैठ के बताने को मैं एग्री नहीं करती, क्योंकि वो कुछ अजीब सिनेरियोस बच्चे के लिए बनाते हैं। हाँ कभी वो आगे आपसे पूछे ना तो उससे बड़े कॉन्फिडेंटली बताएं कि हाँ है ये उसमें इस तरीके से हो। लेकिन अगर उसने जो है बहुत खराब तरीके से स्कूल में उसको किसी ने बताया तुम डाउन सिंड्रोम हो, एंड शी इज लाइक ये क्या है, इट इज अबाउट हम उसको बताते किस तरह से है बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनके अपने बहन भाई को महसूस करो कि वो बच्चा खुद भी अपना डिफरेंस महसूस करता है। हमें एक बस इसको टाइम पे छोड़ दो, टाइम पे जब बच्चे बहन भाई बड़े होते हैं ना, अगर छोटे हैं तो वो डिफरेंस महसूस करने लगते हैं, अगर बड़ा है तो वो जब वो क्वेश्चन करें तो आप उसको बताएं, और अगर उनके अंदर कोई डिफिकल्टी या ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, कोई छोटा भाई सवाल करे, मेरा छोटा बेटा उसने सवाल किया
आप मैथ्स में बुरे हो ना, आपको ये प्रॉब्लम आती है, भाई को ये प्रॉब्लम, इसमें क्या ये आपने हर अब इंसान में कमी है, बिल्कुल बहुत आप नॉर्मल। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर आपने आपका बच्चा जिसको डाउन सिंड्रोम है उसकी क्या एज है? वो अभी 14 का हुआ है, सबसे बड़ा, एंड डज ही नो दैट ही हैज डाउन सिंड्रोम? लेकिन वो ये समझ रहा है कि देयर इज समथिंग डिफरेंट। So why don't you give him a name to that difference? मुझे लगता है अभी थोड़ा टाइम और चाहिए। फिर वो हर एक पेरेंट का अपनी डिफरेंट पेस है और वो हर एक बच्चे पे भी वेरी करता है। यू आर राइट कि अगर कोई नॉन वर्बल बच्चा होगा जिसका मुझे लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग और कॉग्निशन नहीं है, उसको मैं जो है डाउन सिंड्रोम के बारे में बता के उसको हेल्प नहीं करी, उसने शायद उस लेक्चर से कुछ भी एब्जॉर्ब ना किया हो। लेकिन हाँ, अगर मुझे लग रहा है कि बच्चा जो है समझ सकता है एंड इट इज़ अ टाइम जब उसकी स्कूल में इंटेग्रेशन या उसके दोस्तों के साथ आना जाना बढ़ रहा है, इट वुड बी अ गुड टाइम टू टेल हिम बिफोर इट कम्स फ्रॉम सम अदर पर्सन जो कि उसके लिए बहुत तकलीफ दे हो। आप डाउन सिंड्रोम को एज अ वीकनेस नहीं बिल्कुल बिल्कुल, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ हिज आइडेंटिटी। उसको उसकी स्ट्रेंथ बना देना, उसको बताएं आप इससे किस तरह कोप अप कर सकते हैं। लेकिन डाउन सिंड्रोम जो है एक उसका डायग्नोज है, हम उसको उसकी डायग्नोसिस क्यों बताएं, बिल्कुल। हम सिर्फ ये बताएं कि ठीक है यू आर डिफरेंट, दैट्स इट। हम क्यों एक स्पेसिफिकली उसे लफ्ज दें कि यू आर डाउन सिंड्रोम? नहीं, No, you are XYZ, your name is Abdullah, you have Down syndrome, but Down syndrome does not explain you completely. You have an identity more than Down syndrome. Like I am not Dr. Sidra Jafri, I am Sidra. Doctor I ना, but my personality is determined by me. So मेरी weaknesses हैं, मेरे challenges हैं, मेरी strengths हैं, this is what makes me. But उसको ये पता हो कि उसमें अपने peer से ज़्यादा, क्योंकि बच्चे ये भी फ्रस्ट्रेट होते हैं कि मुझे ये काम करने में 10 टाइम लग रहा है, मेरे बराबर वाले मेरे छोटे भाई ने फौरन से कर लिया। तो आपको उसको बताने के लिए आप क्या क्या कहेंगे, क्यों है तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम? हर एक की अपनी डिफरेंट एबिलिटी होती है बेटा, हाँ, करा जा सकता है। सिर्फ मैं इस चीज के खिलाफ हूँ डाउन सिंड्रोम बताने की, ये चीज स्पेसिफिक कर देगा उसको। हम सिर्फ ये बता सकते हैं बेटा हर एक में कमी पेशी होती है, उसमें ये है उसमें ये है। मैं जरा उसकी वजह ये होती है कि हम डाउन सिंड्रोम को बहुत खराब समझते हैं। हाँ, हमें डाउन सिंड्रोम को खराब समझना ही नहीं है। डाउन सिंड्रोम इज जस्ट अ नेम, जस्ट अ डायग्नोसिस। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं ये डायग्नोसिस नो प्रॉब्लम। जैसे टिपिकल बच्चों में आप सब कह रहे हो कि वेरिएशन है ना, उसमें भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है, उसमें भी लर्निंग डिफिकल्टीज हैं, तो फिर हम लेकिन उनको बताते हैं ना कि तुम लर्निंग डिसेबिलिटी है, दैट मीन्स यू नीड सपोर्ट। या अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो बेटा ये नहीं है कि तुम इसके अलावा कुछ नहीं हो, यू आर अ लॉट मोर देन योर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बट आई नीड टू टेल यू दैट ताकि तुम्हें सपोर्ट मिलने में आसानी हो, ताकि तुम्हें समझ में आ सके कि कुछ चीज़ों में तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। बस देर इज़ अ वे, लाइक, एंड आई नो कि देर इज़ नो परफेक्ट वे कहने का, और हर पेरेंट वो खुद ही अपना हासिल करेगा, और वो जो एक बच्चे के लिए वर्क करता है इट मे नॉट नेसेसरली वर्क फॉर द अदर पर्सन, बट वी शुड या मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बच्चों में फ्रेंडशिप कैसे डेवलप करें? जैसे टिपिकल बच्चों के साथ एनवायरनमेंट में निकलते हैं, बिल्कुल। बहुत से बच्चे तो निकलते नहीं। जैसे मेरा बेटा वो बड़ा है, वो अपने सब बहन भाइयों के साथ कॉलोनी में निकल गया, सब सही खेल रहे हैं, सही वो अपना अलग बैठा है, थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर लेगा, लेकिन कोई प्रॉपर फ्रेंड नहीं इनके बन रहे। नहीं, बहुत प्रॉब्लम मेरी बेटी ये बहुत है, बल्कि टिपिकल डेवलप ज्यादा है उसके फ्रेंड ना। और अलहमदुलिल्लाह के आपने ऐसा क्या किया? मैंने ऐसे उसे बहुत सोशल रखा, हर जगह लेके जाना, बहुत टॉकेटिव रखा कि हर चीज में करना। अगर सिस्टर कहीं भी जा रही है, उसका इनविटेशन है या नहीं, लेकिन ये है स्कूल के वो साथ जाएंगे। सही मगर है, एक चीज बच्चों के अंदर होती है दैट एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम Yes, अदर चाइल्ड। yes. कुछ बच्चे एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ बिल्कुल introverts होते हैं। बिल्कुल, तो नेचुरल पर्सनालिटी भी होती है। Yeah, like not everybody. I didn't want to come on the Facebook and Insta. I told them, like, yeah, well, I told them I'm not a social butterfly. I don't come on Facebook. I don't use it that much. But still, like, so हम typical लोगों में भी तो variation है. There are people who are speaking up. There are people who are not. So yes. तो फिर आप बिल्कुल बहुत मैंने भी अपनी बेटी की 4-5 साल के बाद यूज करनी दोबारा स्टार्ट की। तो मेरी फैमिली में बहुत सारे कजन्स हैं। दिस ईयर आई नोटिस्ड अ चेंज दैट दे ऑल वांटेड टू प्ले विद नुनैरा। नुनैरा यू कम एंड प्ले विद अस, बिकॉज़ उन्होंने एक चेंज उसके अंदर आते हुए देखा कि कम्युनिकेशन उसकी थोड़ी बेहतर हो गई। नाउ दे कैन कम्युनिकेट। वही कजन्स जो पहले उसको नहीं खिलाते थे उसकी एज ग्रुप के, नाउ दे वांट नुनैरा टू कम एंड प्ले विद us। Communication plays a very important role. The parents as well, because कम्युनिटी को अप्रिशिएट करना भी बहुत जरूरी होता बिल्कुल। है उनके पॉजिटिव बिहेवियर को। Definitely. यू आर ब्रिंगिंग अ वेरी गुड रिजल्ट, सो दैट दे कैन आल्सो वर्क टुवर्ड्स इट कि हां भी बहुत अच्छी बात है, आगे प्रमोट हम भी कर रहे हैं, एडवोकेट वो
इनिशिएट करने में थोड़ा डिफिकल्ट, तो आप मॉडल करें उसके लिए। लाइक अब आई थिंक 14 ईयर ओल्ड है, तो उसके लिए अगर उसका कोई आसपास का सिबलिंग है वो मॉडल करे, जैसे कि भाई अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करा, ये मेरा भाई है, इसका नाम ये है, एंड जैसे बी दैट वो जो होता है कि आप जो है ना आइस ब्रेक करने वाला, जो आइस ब्रेकर होता है वो बने। ज़रूरी जैसे इवन टिपिकल लोगों में जब हमें दोस्तियां करानी होती हैं तो देयर इज समबडी हु इज एक्सट्रोवर्टेड एंड कम्स इन द मिडिल और कहते हैं भाई ये मेरा दोस्त है, इससे मिल लो एंड स्टफ लाइक दैट। तो यही चीज़ें आपको डाउन सिंड्रोम के एडोलेसेंट को भी टिपिकल एडोलेसेंट समझते हुए आपको बस थोड़ा सा ज़्यादा मॉडल करना है। आपको अपने ऐसे हम सजेस्ट कर दें कि अगर उसको दूसरों के घरों में जाने में प्रॉब्लम है, आप बच्चों को अपने घर पे बुला लें ताकि आप उसका प्ले सुपरवाइज कर सकें, मतलब हो भी उस एरिया में और ना भी हो, ताकि उसको फील भी हो कि चलो उसको अपने दोस्तों का क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया, एंड एट द सेम टाइम आप उसके देख सकते हैं कि उसका इंटरेक्शन क्या है। जैसे अगर मोहल्ले में जाता है, जैसे आप कह रहे हैं आपकी कॉलोनी है, मैं तो बच्चों को घर में इकट्ठा करके उसको बैठाती हूँ, लेकिन वो आराम से उनके साथ बोर बैठा है। उसका इंटरेस्ट अपने से एल्डर्स के साथ है, क्योंकि वो खानदान में बड़ा था, सारे एल्डर्स ने उसको तवज्जो दी, एंड ही लव्स टू सिट टुगेदर। एंड दैट्स ओके, यू मे हैव एन ओल्डर फ्रेंड, क्या मसला है इसमें? तो बस वो यही करते, मैं चाहती हूँ अपने हमें ग्रुप में वैसे ही खेले कूदे बातचीत करे, वो नहीं, वो सीरियस नोट पे बैठता है। Do we do everything that our parents wanted? No. Yeah. Yes. My son is really interested in all the games and the computer and mobiles. तो हम किस तरह से इनको प्रमोट करें कि ये चीजें बहुत इनका गुड फॉर देम और या फिर रोकना चाहिए? What does everybody think about it? My son is 10 years old and he's perfect. For a specific period of time, you should give them under your guidance. Yes, I will agree. क्योंकि जो गेम्स हैं वो उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, वो उसको रियल लाइफ में क्या मदद देंगे, ठीक। स्क्रीन टाइम की पे जो रिसर्चेज आई हैं वो दिस इज के अराउंड 1 आवर पर डे मैक्स, एंड दैट मीन्स इंक्लूसिव और योर सेल फोन्स, आपके टीवी कंप्यूटर सब कुछ। अच्छा वो तो कार्टून और एक शो में ही ख़त्म हो जाता है 1 घंटा, सही। फिर दूसरा के एडिक्शंस हो गई हैं, like kids are actually addicted to their screens as compared, like जैसे आप जब आप हेरोइन या कोकेन एडिक्शन से डरते हैं तो आप स्क्रीन एडिक्शन से क्यों नहीं डरते हैं? इन बच्चों में देखा गया है कि अटेंशन प्रॉब्लम्स, मेमोरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। आपकी सारी जो वो क्योंकि स्क्रीन बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है, राइट, एंड देन बड़ी एंटरटेनिंग है, उसके बाद आपको कोर्स की बुक बिल्कुल एंटरटेनिंग नहीं लगेगी, उसके बाद आपको टीचर का लेक्चर बिल्कुल एंटरटेनिंग नहीं लगेगा, उसके बाद घर का काम बिल्कुल एंटरटेनिंग नहीं लगेगा। सो एंड देन देयर वाज दिस आर्टिकल पब्लिश रिसेंटली वेयर दे सेड कि उन्होंने कहा कि भाई लोगों में कॉन्सेप्ट है ना कि हमने बच्चों को गैजेट देंगे तो बड़े टैक्स हैवी हो जाएंगे। सो टैक्स हैवी कोई नहीं होता, वो उसमें चला के ना कुछ एक्सप्लोर करके बाय एक्सीडेंट वो कंसिस्टेंट पैटर्न्स बन जाते हैं। लेकिन क्या उन्होंने फिर उन्हीं बच्चों को जो टिपिकल बच्चे थे, जिनको के पेरेंट्स ने कहा कि नहीं ये तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ज़बरदस्त काम कर रहा है अपने कंप्यूटर और सेल फोन पे, उन्होंने उनसे पर्टिकुलर टास्क करवाए जो कि रियल लाइफ के थे कि भाई तुम अपने अम्मी अब्बू का कुछ अपडेट कर दो, अकाउंट की ये डिटेल ले लो, फ़ोन करके ये कर लो, कुछ भी नहीं कर पाए। सो एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है? फंक्शनैलिटी। अगर आपका सेलफोन आपको जो है नौकरी दिला सकता है, अगर वो आपको वो कराता है तो फ़ायदा है, लेकिन अगर आप जो हैं वो उस पर घंटों यूट्यूब और कार्टून देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। यस। ईयरली लगता है, ऑटम में आता है क्योंकि जो फ्लू का सीज़न होता है ऑटम से लेके स्प्रिंग तक होता है, और अगर आपने पहले ही लगवा लिया तो अच्छा है, क्योंकि अगर बच्चे को फ्लू हो गया तो कोई फ़ायदा नहीं लगाने का। बिल्कुल हर साल, क्योंकि हर साल वो वायरस आता है। हर किसी को लगाते हैं, मैं भी लगाती हूँ। न्यूमोकोकल की 2 वैक्सीन आती है, एक बच्चों में लगती है और एक एडल्ट्स में लगती है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चों को एज पार्ट ऑफ जो EPI कोर्स है, जो छोटे बच्चों को सबको न्यूमोकोकल वैक्सीन लग रही हैं तो बस कवर्ड है, आप परेशान नहीं होना। अगर कोई बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो उनका डॉक्टर कह देगा कि 23 वैलेंट लगा लो,
बट ना आप लोग को इस बारे में इतना परेशान नहीं होना। न्यूमोकोकल की 2 टाइप्स आती हैं। पहली टाइप जो होती है वो सब बच्चों को लगी होती है, आज मतलब कार्ड्स में वो रिसेंटली ऐड हुई है कोई 5 to 6 years पहले। तो जो इस दौरान के बच्चे हैं उन सबको लगी हुई हैं, और अगर नहीं लगी हुई तो फिर लगवा लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फेसबुक लाइव से हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी। श्योर। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक पेरेंट ने पूछा है कि साइन लैंग्वेज किस तरह इस्तेमाल करें डाउन सिंड्रोम। क्योंकि साइनिंग या यूज़ ऑफ जेस्चर जो है उनकी स्ट्रेंथ होता है, एंड हमें पता है कि एक्सप्रेसिव लैंग्वेज जो है, जो वर्बल है, उसको आने में टाइम है। सो वी कैन यूज़ साइन लैंग्वेज एज अ ब्रिज फॉर दैट टाइम। बट हमारे सोसाइटी में कितने लोग अमेरिकन साइन लैंग्वेज से ट्रेंड हैं? नॉट अ लॉट। सो दैट मीन्स कि वो बच्चा, चलो घर में तो उसने बात करी, बाहर कैसे कम्युनिकेट करेगा? सो आई थिंक इट जस्ट ब्रिजेस इट, बट बियॉन्ड दैट आपको और मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्सप्लोर करने चाहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन है कि एक पेरेंट ने पूछा उनके बच्चे के फोकस और कंसंट्रेशन स्पैन किस तरह बढ़ाएं। Okay. So less screen time, most importantly. और आप ग्रेजुअली ही सिटिंग टॉलरेंस या अटेंशन स्पैन बढ़ा सकते हैं। मेकिंग थिंग्स मोर फन। अगर देखें किसी बच्चे को लैंग्वेज इश्यूज है, आप उसको विजुअल क्यू दे के वो चीज़ सिखाएं। अगर किसी बच्चे को जो है बार बार प्रॉब्लम होती है, आप उसको बार बार इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। For example, if somebody who cannot understand, somebody who cannot listen, तो आप उसको जो है आप सिखा रहे हैं और आप उससे कह रहे हैं वो फोकस नहीं कर रहा क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि आप उसके साथ कर क्या रहे हैं। So what you have to do is try to teach them, like simplify things, repeat them again, and then gradually do one task and reward that. If he is able to perform it, बहुत सारे टास्क एक साथ डालेंगे, so आप सक्सेस एक्सपेक्ट करना इज उनके साथ नाइंसाफी है। So that helps. एक और है कि आपने 3.5 साल का बच्चा है और उनको किस तरह समझाएं कि स्ट्रेंजर डेंजर के बारे में, कि मतलब ये स्ट्रेंजर है, इनके पास नहीं जाना है। So what I suggest is कि आप एक अपने फैमिली मेंबर्स का एक पिक्चर डेवलप करा के उसके सामने रखें and tell them these are the people you rely on completely. Beyond that you don't have to trust anyone. You can smile at them, you can greet them, but इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि विद व्हाट इज हैपनिंग नाउ डेज, हमारे बच्चे जिनको डेवलपमेंटल नीड ज़्यादा है, दे आर मोर वल्नरेबल टू अब्यूज। यस, सो इट इज़ गुड कि आप यस एंड आप उनके फैमिली मेम्बर्स के दीज आर द पीपल हु आर allowed in your close proximity and even then not exactly in your personal space। और कौन से लोग हैं, जैसे अगर मदर हैं जो आपको चेंज कराती हैं, कि दे आर योर पर्सनल मतलब स्पेस पीपल, एंड बियॉन्ड दैट एवरीबडी इज लाइक योर हाई हेलो बाय पर्सन। Yes. Last question. Yeah. तो पेरेंट्स लास्ट के डाउन सिंड्रोम जो बच्चे होते हैं तो उनको कलर थेरेपी की जरूरत होती है। Yeah, this is not evidence based. So there's a lot of things happening in the society and that becomes a vogue कि भाई फैशन है वो, यहाँ पे मैंने देखा इसको हो गया। रिसर्च बेस्ड नहीं है। जो चीज़ एविडेंस बेस्ड हो वो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। अगर वो डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ते हैं तो उनको पता होगा, या आपके थेरेपिस्ट जो डाउन सिंड्रोम से मुंसलिक हैं, दे वुड नो कि what specifically is available, but there is not a lot of work done on color therapy and there is not a lot of evidence, so I will not support it. So the same person is asking me, is there a certain color that certain down syndrome prefer to like or prefer to? No. So what happens is कि अगर वो बच्चे को डाउन सिंड्रोम के अलावा कोई और इश्यूज भी हैं, जैसे कि कोई प्री टर्म था, उसको जो है वाइल ग्रोइंग अप उसको प्रीमेच्योरिटी की वजह से ब्रेन डैमेजेस हैं, ठीक है, दैट वुड रिजल्ट इन कि आपको ब्राइटर कलर्स आप प्रेफर करते हैं, डल कलर जो ब्लेंड हो जाते हैं वो समझ नहीं आते, शार्प कंट्रास्ट मैटर करते हैं, जो कि आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स पिक्चर्स नहीं समझ में आती तो वो अवॉइड करें। इफ़ यू आर टीचिंग अ चाइल्ड जिसको आपको लगता है कि विजुअल इम्पेयरमेंट है, सो व्हाट यू डू इज़ कि आप सिंपल बुक्स, सिंपल बैकग्राउंड्स, शाइनी थिंग्स जो स्टैंड आउट करें वो बच्चे ज़्यादा क्या कहते हैं पिक करते हैं। सो देयर इज नो पर्टिकुलर कलर, बट इट सेड दैट येलो एंड रेड बिकॉज दे आर द ब्राइटेस्ट,
सो वो पिक हो जाता है और कोई वजह नहीं है. Nothing related to Down syndrome as such. Is there any specific like multivitamin for the children with Down syndrome, or like we use the same multivitamin? The same, because even the multivitamins are not evidence based. There is no there is research that suggests कि कोई change नहीं आया जिनको दिया और जिनको नहीं दिया. लेकिन हमें ये पता है कि पाकिस्तानी people because of our brown skin, हमारा मेलानिन की वजह से हम विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं, चले विटामिन डी दे दिया. लेकिन अगर आपका बच्चा वेट अच्छा गेन कर रहा है, हाइट प्रॉपर एज पर डाउन सिंड्रोम हो रही है, कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के साइन नहीं है, तो मल्टीविटामिन हर एक को देने की कोई ज़रूरत नहीं है. No, there is no evidence right now. So there have been केस वो होती है ना, RCTs होते हैं, यानी कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं कि आपने एक ग्रुप को दिया और एक ग्रुप को नहीं दिया, सो फ़ायदा नहीं आया. जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा फ़ायदा आया वो है थेरेपीज़. वो भी जैसे ABA है, स्पीच में भी ये कहा गया है. आई वुड लाइक कि जब पेरेंट्स they are well trained and they have been doing that for a long, they become equal as good as therapists. Secondly कि ये like daily therapies कराने से कोई खास चेंज नहीं आता once a week, but you do it every day at home, that matters more than coming to a place and getting therapy done. So So with my experience, my son, it was very, very beneficial for him, like giving him Pediasure and the one other supplement also prescribed for one. Because he was not gaining weight. Yeah, so वो वाले इंडिकेटर्स होंगे ना, अगर मैल न्यूट्रिशन के इंडिकेटर्स हैं, भाई कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, प्रोटीन डेफिशिएंसी, अगर उन्हें फैंटोमाल दिया है तो वो उसका, या कुछ लोग MCT ऑयल देते हैं, डिपेंडिंग कि आपका बच्चा का गेन नहीं कर रहा और न्यूट्रिशन का कोई और जरिया नहीं है. अगर न्यूट्रिशन तो कहीं ना कहीं से देना है, सो देन इट इज़ फाइन. पीडियाश्योर लोग यूज़ करते हैं कि अगर वो खाना नहीं मिल रहा तो आपने एक दे दिया, 1 कप जो है इट्स गुड टू आपके एक मील जितना हो जाता है. बिल्कुल, लेकिन नॉट एज मल्टी. हाँ, लेकिन अगर डेफिशिएंट है और कोई गट प्रॉब्लम है, आप ज़रूर दें, कोई मना नहीं है. लेकिन इट इज़ नॉट पर्टेनिंग टू डाउन सिंड्रोम. डाउन सिंड्रोम के अलावा अगर कोई चीज़ है उसकी वजह से आप दे रहे हैं. यस जी, बोलिए. He is 10 years, 9 years old. And उसकी शुरू से ही प्रॉब्लम है कि जब वो सोता है तो सोने में उठ के जो है वो पानी मांगता है. So this happens to other children also. Down syndrome के मेरे बच्चे के साथ. तो जिस बच्चे को बार बार उठ के प्यास लगे रात में, इसका मतलब ये है कि वो माउथ ब्रीदर है. सही है. हाँ, जो माउथ ब्रीदर है यानी कि उसकी नाक ब्लॉक है, तो आप अपने ENT के डॉक्टर को से रुजू करें. Yeah, and if they have checked his adenoids through an X-ray, स्ट्रक्चर की वजह से क्योंकि हाँ बोलिए. अच्छा, टीयरिंग, वैसे भी टीयरिंग होती है क्योंकि टीयर डक्ट्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो मसाज करने से वो ड्रेन आउट हो जाता है, पहली बात. दूसरी बात है, अगर उनकी आई सेंसिटिव हैं तो आप उसमें टीयर प्लस या कोई भी आई जो ड्रॉप्स आते हैं जो मॉइस्चराइज रखते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं. दैट इज. एंड देन आप जैसे ग्लासेस है जस्ट टू प्रोटेक्ट हिज आईज, वो भी पहना सकते हैं. बट देयर इज नो कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है, वो हर एक बच्चे का जो कि डिफरेंट है. मैं आपको टिपिकल बच्चों वाली बात बता रही हूँ मैं. इट्स नॉट नथिंग पर्टेनिंग टू डाउन सिंड्रोम. बिल्कुल 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 सही है. सेलाइन या ह्यूमिडिफाइड एयर है, जो भी आप किसी भी तरह कर सकते हैं बस. ठीक है, हमने सबका कवर कर लिया या कोई और सवाल रह गए? पर्टिकुलर एज पे आने के बाद द चाइल्ड डजंट वांट टू गो टू स्कूल. यस. जैसा मेरी बेबी I put her in all the schools. Went there, but suddenly she started saying, "Hey, I don't like school. I don't want to go to school." Why?
I asked her why. So her question was, मैं बच्ची थोड़ी हूँ, मैं a child, why are you sending me? I'm grown up, I don't go. So वही ना कि सोशल एक्सपेक्टेशंस वो अपने लिए भी वही चाहते हैं जो जो उसकी बाकी बहनों के लिए है. बच्ची नहीं हूँ, she says like you why don't you point out करते हैं कि मैं बड़ा हो गया हूँ ये चीज़. vocational training हो ताकि बस मैं excel करें. बिल्कुल. That's why I'm now more interested bringing her here for the other classes. Yeah. So I have registered her. They have started. Yes. बोलिए. मेरे बेटे को गाउन्स भी है और किसी ठीक है. डबल डायग्नोसिस. बिल्कुल. बहुत फ्रीक्वेंट है. चिल्ड्रन विदाउट डाउन सिंड्रोम से ज़्यादा है, लेकिन चूँकि इनकी सोशल स्किल्स अच्छी होती हैं तो पिक करना डिफ़िकल्ट होता है ऑटिज़म. बहुत सारे जैसे आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि जो है ऑटिज़म का कब डायग्नोस हुआ. तो क्योंकि जिन बच्चों में भी डेवलपमेंटल डिले होता है उनमें पिक करना कि भाई सोशल स्किल और स्किल से और कंपैरेटिवली लो है, वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल और लोग टाइम देते हैं. ये जजमेंट कॉल होती है. ये लोग बता सकते हैं मुझसे बेहतर स्कूल्स के बारे में. मुझे तो अक्सर पेरेंट्स बता रहे हो तो मैं कहती हूँ अच्छा ये अच्छा आपका एक्सपीरियंस है, मैं दूसरे को भी ये बता दूंगी. ठीक है. तो बट यस यस यस. What are the possible reasons for teeth grinding and how to manage that? Okay. And there's another question, how to manage self-talk. Okay. So why is like let's start with the grinding of teeth. ठीक है. तो grinding of teeth की बहुत सारी वजूहात होती है. सबसे पहले it's a behavior, stimulatory behavior है. जैसे कुछ लोग पेस करते हैं कमरे में, बहुत तेजी से चलते हैं, कुछ लोग का कोई स्टाइल होता है, कुछ लोग फ्लैप करते हैं. टीथ ग्राइंडिंग इज़ ऑल्सो अ बिहेवियर जिस पे अगर वो हार्मफुल है, अगर वो उसकी बाकी चीज़ों को जैसे एकेडमिक्स या उसकी डे टू डे लिविंग को इम्पैक्ट कर रहा है तो उस पर काम करते हैं. अदरवाइज यू जस्ट लीव द सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर एज इट इज़ बिकॉज वो बच्चे को सूट कर रहा होता है. आप उससे वही ओनली चीज़ दैट कम्फर्ट्स हिम आप उससे नहीं ले सकते. मे बी दैट इज़ द थिंग दैट ही रिजॉर्ट्स टू फॉर कम्फर्ट. सो वन शुडंट. सेकेंड, it could be part of अगर teeth eruption होती है, it could be part of sensory seeking या sensory aversive behavior. इसके अलावा as a pediatrician I would say कि हमेशा deworming कर लें क्योंकि worm infestation से भी bruxism होती है. हर बच्चे को every 6 monthly deworming करें. बस जो आप चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं वो कर लें. That's yeah. Imaginary friend. अब कल परसों बैठ के ना वो बात कर सेल्फ टॉकिंग लाइक अभी तक ये चीज मैंने नोटिस नहीं की बट सडनली Yeah. So the solutions या जो teeth grinding के लिए that we've discussed, does that remain same for an adult and a child? Yes, it's the same for Down syndrome, non-Down syndrome, every person. And then how to manage self-talk? सेल्फ टॉक का पहले रीज़न, हर चीज़ का रीज़न होना चाहिए. अगर वो आइसोलेटेड है, देयर इज नोबडी टू टॉक टू हिम इन एनी अदर वे, दैट इज व्हाट ही इज गोइंग टू डू. नो आई डू इट, लाइक आई डू इट. या ज्यादा मुझे लगता है कि इन्वॉल्वमेंट यू नो लाइक ही इज इमेजिनिंग अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ हिम, मामा मीट माय फ्रेंड, लाइक देन यू जस्ट हैव टू या तो ऐसे बात करते हैं जैसे कि somebody is there in front. ये बैठे and गुस्सा भी करेंगे, डांटेंगे भी, और ये चीजें हंसेंगे बहुत oh my god, so बहुत होता है. I'll have to read up on it. मुझे आइडिया नहीं है. हाँ. I think it's more of a response. ये आपकी social need है कि आपको interaction के लिए लोग नहीं मिल रहे तो what is he going to do? He is going to imitate his brothers talking to their friends. वो किससे बात करे? He is going to talk to himself, right? And then you have a vivid imagination. You can create a friend. दिमाग में आपका दोस्त, रिश्तेदार आप सब बना सकते हैं. हर चीज को पढ़ता भी ना तो उसको भी साथ दिखाते हैं. Like opens the page. When he was 11 months old, he had a chest infection. Okay. He was there in hospital for 3 weeks, and there were
there was such thing going on after 4 hours. It was maybe a Traumatic था बहुत. physical and emotional trauma for him. He stopped doing at that time, and still he doesn't chew. He eats food with the mouth, and it's like I thank God for that. He's not on NG. Yes. He can eat but the main issue that when we took the diagnosis, the therapist over there in Star Center, Denver, USA, they told us that he has sensory processing disorder. Do you know anything about that? So They told us that he doesn't have a due diagnosis of autism and Down syndrome, but he has sensory processing. So sensory processing disorder is a controversial topic for developmental pediatricians. Sensory issues बहुत सारी चीज़ों में exist करते हैं. कुछ लोगों ने and those symptoms occur with autism, without autism. जिन लोगों को intellectual disability है, जिनको global developmental delay, उनमें sensory processing issues देखे गए. So कुछ लोगों ने उसको मिला के एक डिसऑर्डर का नाम दे दिया. सो इट इज सेंसरी चैलेंजेस होंगे आपके बच्चों में, बट एज अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन मैं उस स्कूल ऑफ थॉट के कि मैं उसको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का लेबल नहीं दूंगी. मैं कहूँगी यू हैव अ चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम विद सेंसरी चैलेंजेस. इट्स वन ऑफ हिज चैलेंजेस, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव हिम अ डायग्नोसिस फॉर इट. बोलिए. Yes, it's same like in the Colorado Children Hospital. They are all also at same. कि वो एग्जिस्ट करती है. तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि इसको ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है. सो दे हैव मेड डिसऑर्डर्स आउट ऑफ एवरीथिंग ना. हम कहते हैं ऑटिज्म इज आल्सो अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, और हमने उसको एक नाम दे दिया. सही है. ADHD इज आल्सो अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स. सो आप एक और डिसऑर्डर बना लें, बट एक्चुअली इट्स जस्ट अ चैलेंज दैट ही हैज एंड दैट यू हैव टू. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू.